तो देखो भैया पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये है हमारे पास, मान लो ये हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू जी। तो इसके आसपास का वो स्पेस, ठीक है ना, ठीक है। और अगर इस स्पेस के अंदर मैं कोई चार्ज लेके आऊँ तो मेरे पास एक चार्ज है क्यू नॉट, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये टेस्ट करने के काम आ रहा है। और जैसे ये इस स्पेस के अंदर कोई एक स्पेस है और उस स्पेस के अंदर जाता है तो ये क्या करता है, इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना। ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस। तो जितने स्पेस के अंदर ये, या कह दो जितने, हाँ मतलब ये एक्सपीरियंस करेगा, जितने स्पेस के अंदर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उस स्पेस को मार्क कर लेंगे। और इस ये हो गया सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज जो बना रहा है, किस चीज़ को बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये आपका टेस्ट चार्ज है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर आएगा, मान लो इस पॉइंट पे आएगा तो फिर वही इनके बीच में आर डिस्टेंस हो जाएगा और फोर्स निकाल लोगे आप। जहाँ जहाँ ये फोर्स जिस लिमिट तक ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बस उस वहाँ तक इसकी एक तरीके से कह दो इसकी रेंज है, ये फोर्स लगा रहा है वहाँ तक। उस लिमिट के बाहर अगर ये आ गया तो अब ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है इस चार्ज की वजह से। तो जितने स्पेस के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुई बात है ना जी। तो स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुई बात है नहीं जी, ठीक है। इसके बाद अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए कि ये जो मेरा ये जो टेस्ट चार्ज है ये 20 गुलाम है और ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 200 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो टेस्ट चार्ज में अंदर लेके गया था तो 20 गुलाम 200 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो एक गुलाम कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 200/20। तो हम इसको बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। एक यूनिट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। और इसको लिखते हैं हम किससे, ई। एक तरीके से अगर किसी चार्ज का, मान लो एक सोर्स चार्ज है क्यू और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन करोगे तो क्या निकाल लोगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, मतलब आप ऐसे कह दो नॉर्मली कि मैं इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो अब आप ये देखो कि ये 20 गुलाम चार्ज जो है ये Q1 चार्ज में क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, 200 फोर्स। तो तुम इसे ऐसे समझो कि अगर ये 20 गुलाम चार्ज जो है अगर ये 400 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करे, कब, जब इसे Q2 चार्ज के आसपास लेके जा रहे हैं तो उस समय 1 गुलाम चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 400/20। तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये तो था आपका, ये तो सॉल्व होके आता है कितना, 10 न्यूटन पर गुलाम। यहाँ कितना करेगा, 20 न्यूटन पर गुलाम। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पर यूनिट चार्ज वो ज़्यादा है, यहाँ पर कम। इसका मतलब Q1 चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा है। बताओ समझ में आएंगे जी। तो अब समझ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। भाई एक चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो उसकी क्षमता भी तो होगी क्या, कि अगर कोई चार्ज इसके अंदर एंटर करे तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, या फिर कह दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे, मतलब Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड और Q2 का, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये Q1 जो है 20 गुलाम है और या ऐसे मान लो ये 17 गुलाम है और ये 19 गुलाम है, तो हमें पता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। लेकिन कितना ज़्यादा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करोगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कैसे कैलकुलेट करोगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। निकाल लिया हमने। तो फिर हम इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ये होती है फोर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये क्या होता है, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो और जिसका वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम कहेंगे प्लस क्यू। कोई प्लस क्यू है, इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एंटर कौन करेगा, टेस्ट चार्ज, और वो क्या करेगा, एफ फोर्स एक्सपीरियंस। तो पर यूनिट गुलाम या पर यूनिट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी जाएगी, वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ क्लियरली हो आया सामने।
लेकिन अगर कोई मुझसे सिर्फ इतना ही कह दे कि 20 कूलाम चार्ज है और इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैलकुलेट करो, यानी अभी ये जो मेरी डेफिनेशन है ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड है। मेरे पास एक टेस्ट चार्ज होना चाहिए और वो टेस्ट चार्ज लाऊंगा मैं एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में और देखूंगा कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। लेकिन अगर मेरे पास सोर्स चार्ज है, सिर्फ सोर्स चार्ज है, और उस सोर्स चार्ज की हेल्प से मुझसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो कैसे करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे, ये हमारा सोर्स चार्ज है, हम मान कर चलेंगे कि इस सोर्स चार्ज से कितने आर डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है हमारा टेस्ट चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल रहा हूँ। ये हो गया हमारा सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये हो गया हमारा टेस्ट चार्ज। ये क्या हो गया हमारा टेस्ट चार्ज। ठीक है, और ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस आर। ठीक है ना, ऐसा मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितनी होगी, होगी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत हो तो नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मुझे निकालना पड़ेगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स कितना है, के Q1 जो कि क्यू ही है, और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस इतना होता है। बताओ समझ में आएगा जी। तो अगर अब मैं तुमसे कहूँ कि ये 20 कूलाम चार्ज है मेरे पास, ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो आप 20 मीटर पर, यानी 20 मीटर दूर पर इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बस क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू कितना है 20, और ये 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 20 से 20 कट जाएगा। के कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 20। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। सॉरी, ये क्या आंसर क्या आ जाएगा, सर न्यूटन पर कूलाम। अब मान लो इसकी ऐसा यूनिट निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फॉर्मूला अभी भी क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, चार्ज क्या है कूलाम। तो ये हो गया न्यूटन पर कूलाम। अब इसकी डायमेंशन पूछेगा तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, वो फोर्स की डायमेंशन -2 और चार्ज की कूलाम। कूलाम तो होगी नहीं, तो कूलाम क्या है, चार्ज। चार्ज कहाँ से आता था, आई का फॉर्मूला आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्यू का फॉर्मूला क्या आता था, आई टी। तो क्यू की डायमेंशन कितनी होगी, 80। बताओ समझ में आएगी। तो इसकी जगह क्या लिखूँगा यहाँ पर, 80। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशंस कितनी हो जाएगी, एम एल टी माइनस ए माइनस 1। बताओ यहाँ तक ए माइनस 1। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है, ठीक है, तो प्लस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है, तो हम ये कह देते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड कह दो, या फिर आप ऐसा समझ लो कि प्लस का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा अवे फ्रॉम इट होगा। ठीक है ना, यस, रेडियली आउटवर्ड, मतलब चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ। और अगर पॉजिटिव होगा तो उसका वो, सॉरी नेगेटिव होगा। अगर मान लो सोर्स चार्ज कैसा हो जाए तुम्हारा, नेगेटिव, तो उसका क्या होगा, टूवर्ड्स। तो जो हम टेस्ट चार्ज होने वाले वो पॉजिटिव रहेगा। हाँ, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव। तुमने उसमें नहीं पढ़ा था, क्या नाम है, जब 10th क्लास में वोल्टेज की डेफिनेशन, उसकी टर्मिनल अरे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें भी तो हम पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते थे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, हम पॉजिटिव चार्ज ही लेकर चलते हैं। इसका भी एक रीज़न होता है, बट अभी ज़रूरत नहीं है। ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं है जिसका कोई कारण ना हो, चाहे वो हमें पता हो या ना पता हो। ठीक है, तो अभी हम बेस बना रहे हैं अपना, जो हमें पता है थोड़ा थोड़ा उसे जोड़ के पढ़ने लायक बनो, फिर तो किताबें हैं कितनी पढ़ते रहो। ठीक है, फिर तो कंप्लीट होगी नहीं। अभी देखो नीट का पेपर आया, बहुत खतरनाक आ गया। अब बच्चे बहुत, मतलब आना ही था वो, तो मैंने लास्ट ईयर ही बता दिया था जब इतना हंगामा हो चुका था, तो उन्होंने बना दिया डिफिकल्ट पेपर आपको। ठीक है, बच्चे रो रहे हैं कि डिफिकल्ट पेपर था। पहले रो रहे थे कि 60 बच्चों के 48 बच्चों के पूरे नंबर आ गए, तो गलत था ही। धांधली भी हुई, धांधली तो इस बार भी हुई होगी। ठीक है, वो तो बस क्या कहा जा सकता है, जब सब लोग चोर हैं, राजा चोर है, प्रजा चोर है, नौकर चोर है, सब चोर है। जिसे जहाँ मौका मिल रहा है भाई, तुम किसी सरकारी ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें चपरासी से लगा के ऊपर तक सब चोर, और चोरी करने के तरीके अलग अलग हैं, स्टैंडर्ड। और हर आदमी एक दूसरे से अपने आप को लगा मैं ऐसी चोरी नहीं करता,
ऐसी चोरी मैं नहीं करता, मैं अलग टाइप की चोरी कर रहा हूँ, मैं मेरा स्टैंडर्ड है चोरी करने में, मतलब इतनी हद तक नौबत है लोगों की। मतलब आप कोई बैंक में काम कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, ठीक है, और बस क्या बताऊँ फिर मैं, और मैं किसका एग्जाम्पल दूँ तुम्हें। अभी तुम्हारी शायद बुद्धि ना हो उतनी, तो वरना तो हमारे समाज में प्रोस्टिट्यूशन को बड़ा बुरा समझा जाता है, वो तो सामने से कर रही हैं, मतलब पैसे ले रही हैं और अपना शरीर बेच रही हैं और उसके बदले में अपना घर चला रही हैं, ठीक है। ये ऑफेंडिव है भाई, बहुत ऑफेंसिव, सॉरी ऑफेंडिव कह रहा हूँ, ऑफेंसिव लगेगा, मतलब लोग चिढ़ जाएंगे इसमें, बट बाकी लोग भी तो यही कर रहे हैं। तुम्हें काम मिला 10,000 रुपये का, तुम 20,000 रुपये उसमें वो कर रहे हो, क्या करा जा सकता है, समझा जा सकता है बस, और क्या है, समझो, और समझ कर भी ना है समझ में तो फिर तो क्या ही कहना है। चलिए अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो मॉडुलस हो गया, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसमें के की जगह क्या ले सकते हैं हम, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम पर डिपेंड करेगी, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा फिर, इसका एक यूनिट वेक्टर भी होगा या नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ ठीक है। और अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि ये हमारा सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पर कोई आर डिस्टेंस है, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और ये ओ है, ये पी है, तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि अलोंग ओ पी, अलोंग ओ पी, और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, पी अलोंग पी ओ, पी ओ, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ ही आ गया कि ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस किस डायरेक्शन में करेगा इधर, क्योंकि फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव, और कौन लगाएगा, ये लगाएगा इसमें, ठीक है नहीं। और अगर ये नेगेटिव होगा और ये क्यू नॉट, तो ये कैसी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। इसलिए जब इसके मतलब प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो वो किधर की तरफ बनेगा, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और नेगेटिव बनाएंगे तो टुवर्ड्स, ठीक है, क्लियर हो गया जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज, तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा है तो फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई, पहले चार्ज की वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे की वजह से, तीसरे की वजह से, और बस कितने पार्टिकल्स हो गए, मतलब कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं तुम्हारे पास, उस पर डिपेंड करता है, तो ये कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, सबका फॉर्मूला वही के क्यू अपॉन आर वन होगा ना, डिस्टेंस भी तो अलग अलग होगा, तो फिर दूसरा क्या होगा, के क्यू टू अपॉन आर टू का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, के क्यू एन अपॉन आर एन का स्क्वायर। और अभी क्या बता कर आया था मैं तुम्हें कि सबका प्लस कर रहे हैं, यानी सबमिशन के क्या चीज़ चेंज हो रही है, जो चीज़ वेरिएबल है उसके आगे आई लगा दो, आर के आगे भी आई लगेगा, तो फिर आई कहाँ से चल रहा है, 1 से, और कहाँ तक चल रहा है, n तक, बस ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसको भी समझ लो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें ये एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि समीशन आई इक्वल्स टू 3, और यहाँ क्या आ जाए 7, और के क्यू आई अपॉन आर आई का स्क्वायर, तो फिर आप इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे, क्यू थ्री के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री का स्क्वायर, यानी आई मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कौन सी 3 से, और चलता रहेगा, और कहाँ तक चलेगा, 7 तक। पंखा किसने बंद करा है, हमारा, मैंने नहीं कहा था उसको पंखा बंद करने, और चल रहा था जब वो यहाँ थे, है ना, जब तो चल रहा था वो, जब गई है उसके बाद किसने करा पंखा बंद, है चुपचाप कर दिया होगा उसने, R4 का स्क्वायर, अभी कहाँ तक चलेगा सीक्वेंस, कोई नहीं, समझ रहे हैं इस बात को, इसमें बहुत अभी मतलब बुक से तो हटा दिया वो चैप्टर, में एक चैप्टर है सीरीज वाला, ठीक है ना, उसमें इसी के ऊपर क्वेश्चन बड़ा मज़ा आता है उसे करने, मैथ्स में 11th क्लास में हटा दिया वो चैप्टर भी इन्होंने करना। चलो नेक्स्ट, ये आगे समझ लो सबको जी, ठीक है। और ये किसके लिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इमेजिनरी लाइंस की, ठीक है ना, तो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, या कभी कभी कर्व्ड पाथ भी होंगे, कर्व्ड पाथ भी होगा ये, ठीक है ना, अलोंग
a unit positive charge along which a positive unit charge moves or tend to move। इसका क्या मतलब है? ये डेफिनेशन किसकी हो गई? ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन। शॉर्ट में लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है भैया। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारा, ठीक है ना, और मैंने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएंगी अवे फ्रॉम इट, ये ठीक है जी। ओके, इस तरीके से, ठीक है। ये समझ गए बात? अब मान लो तुमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रख दिया, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बताओ कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। और अगर तुमने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया तो वो कहाँ मूव करेगा? ये आउटवर्ड। तो एक स्ट्रेट लाइन इस केस में जिसके अलॉन्ग एक पॉजिटिव चार्ज अगर प्लेस करो तो वो मूव करेगा इस पॉजिटिव चार्ज से अवे। तो ये क्या हो गया? आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। और होती थोड़ा ये इमेजिन करते हैं बस, हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो इससे रिपेल होकर ऐसे सीधा जाता है, तो बस हम ऐसे कर लेते हैं। जैसे मैग्नेट में हम मैग्नेटिक कंपास रख के निकाल देते हैं। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। अब तो ये हो गया रेडियली आउटवर्ड। अब दूसरा केस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि के जो है वो कैसा है? नेगेटिव है। के कैसा है? नेगेटिव। ये इसके चक्कर में मत पड़ना, ये जो लिखा हो ना के इज़ ग्रेटर दैन 0, के इज़ लेस दैन, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव इससे कोई जीरो वीरो से कोई नहीं, बस एक लिख दिया कभी, मतलब बस तुम्हें याद रहे, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव के तरीके से कि छोटा बड़े से याद कर लो, अगर ऐसे ना याद हो पाए तो काट देना इसे, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया? ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लूँ और एक क्या लूँ? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच में मान लो r डिस्टेंस है, और मैं उस r डिस्टेंस को 2l कह रहा हूँ। कितना कह रहा हूँ? 2l। और ये जो 2l है ये बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। और ये प्लस माइनस चार्ज कैसे बिहेव कर रहे हैं? बिहेव लाइक अ सिंगल चार्ज। जैसे रेडिकल्स पढ़े होंगे तुमने केमिस्ट्री में, H2O, मतलब वो पास रहते हैं ना बहुत ज़्यादा, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। पढ़ा नहीं तुमने? एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, H प्लस Cl माइनस, ये बॉन्ड बनाते नहीं बनाते? दो अलग अलग चार्ज हैं लेकिन दोनों बहुत क्लोज होते हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस जो होता है बहुत छोटा होता है। तो इसको कहते हैं, फिर ये मिलकर क्या बना रहे हैं? डाईपोल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डाईपोल। क्या बना रहे हैं? डाईपोल। बताओ समझ में आ गया? ठीक है ना। तो दो चार्ज हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट नेचर हैं, और दोनों के बीच में बहुत छोटा डिस्टेंस है। तो कैसे बिहेव करेंगे? एक चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं Q चार्ज लेता हूँ, Q1 चार्ज, और दूसरा Q2 चार्ज लेता हूँ, और इनके बीच का ये डिस्टेंस लेता हूँ R, तो ये डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है? दोनों का सेंटर से लिया जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूँ, एक Q चार्ज है, और मैं कहूँ कि इससे R डिस्टेंस पर जाना है, तो मतलब इससे R डिस्टेंस कोई पॉइंट है P, ये P पॉइंट इससे R डिस्टेंस पर है, तो ये R डिस्टेंस कहाँ से नापा जाएगा? इसके सेंटर से। समझ गए इस बात को? तो अगर मेरे पास Q1 चार्ज है और मेरे पास Q2 चार्ज है, ये नहीं, गलत हो गया, इसे ऐसे ले लो कि मेरे पास जो है एक प्लस Q चार्ज है और एक क्या है? माइनस Q चार्ज। तो फिर भी तो मैं इनके सेंटर से ही डिस्टेंस लूँगा, और सेंटर से डिस्टेंस कितना है? 2l। कितना है? 2l। ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर हो गई, इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 2l। ये हो गया डाईपोल। अब इसके डाईपोल से मुझे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, r डिस्टेंस। तो अब डाईपोल से डिस्टेंस, अब डाईपोल तो एक सिंगल की तरह बिहेव करेगा, तो वो जो पॉइंट लिया जाएगा वो पॉइंट कहाँ लिया जाएगा? इसके सेंटर पर लिया जाएगा। अब एक चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके एक चार्ज के, अगर एक चार्ज है तो उसके भी तो सेंटर से लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये डाईपोल भी एक चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो इसके भी कहाँ से लिया? सेंटर से लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके सेंटर से आपको r डिस्टेंस दूर जाना पड़ेगा, और वहाँ पर कोई पॉइंट P होगा, और अब इस पॉइंट P पॉइंट पर वो तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा। समझ गए इस बात को? नहीं समझिए? तो कैसे, कितना आसान होगा? पहले इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से निकाल लेंगे, Q1 की वजह से, फिर इस पर Q2 की वजह से निकाल लेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों भाई दोनों कैसी क्वांटिटी हैं? भाई E1 भी कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी, E2 भी कैसी होगी? वेक्टर।
तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो तुम्हारी क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस ड्यू टू दिस डाइपोल। जी बताओ समझ में आएंगे। जी लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से क्या बना लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो कैसे बनेंगी, अब बताओ क्या करेगा, ये प्लस क्या करेगा, अपने से दूर भेजेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है ना, ये अपनी तरफ खींचेगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? जी भैया ये अपनी तरफ खींचेगा इसे, है ना। बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ आगे सबको समझ में, ठीक है। इस तरीके से ये डायग्राम्स आ जाते हैं, एक एक नंबर में आ जाएंगे या एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेगा। जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे तुम्हें ये चीज़ें आसान लगती चली जाएंगी। देखो 12th और 11th में यही है, तुम्हें ज़्यादा टाइम देना है। साइंस है ये, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट ये इसीलिए है, ठीक है। लेकिन क्योंकि सब पढ़ रहे हैं आज की डेट में साइंस, तो इसलिए पता नहीं चल रहा। सब ने अपने बना रखे हैं, ग्रुप्स बना लिए, सब ने गैंग बना ली है। तो ना पढ़ने वाले 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके पास एक ग्रुप है, तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा हम नहीं पढ़ रहे। भाई एज अ ह्यूमन अगर हम अभी में ग्रोथ ना कर रहे हो तो हमें पता चल रहा होगा नहीं। लेकिन हम 100 साल पहले के इंसान को देखते हो, यार हमने कितनी तरक्की कर ली। लेकिन अभी में लग रहा है कोई साइंस की डिस्कवरी हो रही है, कोई हम नया कुछ कर रहे हैं, हमें नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बट हो रहा है, वो समाज में हो रहा है जहाँ हम नहीं रहते। चाइना जो है उड़ने वाली गाड़ियाँ बना चुका है, और हम तो तुम देख ही सकते हो, हम आपस में ईगो पे ही लड़ रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। पानी नहीं रखा रहेगा इसमें। आया समझ में नहीं आया? जी चलो इसका भी डायग्राम आ जाएगा डाइपोल का, तुम्हें बनाना। अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास दो चार्ज हैं, Q1 और Q2। दोनों कैसे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। अगर ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम है, दोनों का नेचर भी सेम है। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी कितना होगा, पॉजिटिव। तो अगर तुमसे ये कहे कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं और उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ये Q1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Q2। दोनों कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसे आएगा अवे फ्रॉम इट, और फिर क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे, अब ये एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे आएगी और वो भी इससे क्या हो जाएगी, रिपेल। फिर ऐसे आएगा और ऐसे रिपेल। तो इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा बन जाएगा यहाँ पर बीच में, जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, उसको N से डिनोट करेंगे और वो क्या होता है, नल पॉइंट होता है। ये फिजिक्स में ही पढ़ा होगा तुमने। हाँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। बाकी दूसरे कितना ही भर दो ऐसे करके, ठीक है जी। बताओ क्लियर हुआ है? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब इसी में अगर वो आपसे कह दे कि Q1 ग्रेटर है Q2 से, तो बस क्या होगा, अगर Q1 कह दे वो बड़ा है, तो ये जो Q1 वाली लाइन थी ये थोड़ी आगे तक जाएगी और तब ऊपर जाएगी, ठीक है ना। ये Q वाली लाइन आगे तक जाएगी और फिर ऊपर जाएगी, और Q2 पहले से ही क्या हो जाएगी, रिपेल। ऐसे आया समझ में नहीं आया? जी तो नल पॉइंट जो है वो जो स्मॉलर चार्ज है उसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। ठीक है। आया समझ में नहीं आया? अब मान लो ये वाला Q2 ज़्यादा बड़ा है Q1 से, तो फिर इससे लाइन आएगी, वो इसकी साइड ऐसे जाएगी, ऐसे। क्लियर हुआ? जी जी अब नल पॉइंट किसकी तरफ, तो नल पॉइंट हमेशा किसकी साइड होता है, जो छोटा चार्ज होता है। चलो ये भी समझ में आ गया, तुम्हें तरक्की कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म, ठीक है ना। फिर बात किसकी आएगी हमारे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं कि ये देखो, अगर इसका एरो इस तरफ है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब आगे की बात समझ में नहीं आई? और ये सारी की सारी लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल, और सभी जगह यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आप नापो और यहाँ नापो E2 या यहाँ, इन
सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सेम होगा। जीरो क्यों होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड ना। आगे समझ में आती है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिनोट किया जाता है? पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। चलिए आगे बोलेंगे। अब इनकी वही प्रॉपर्टी जैसे वहाँ थी, तो अब तो लगभग हमने पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी है कहाँ से ओरिजिनेट होगी? पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ पर एंड होगी? नेगेटिव चार्ज पर। बताओ समझ में आया? सेकंड पॉइंट क्या है? फील्ड लाइन कैसे हैं? कंटिन्यूअस कर्व है। कैसे हैं? कंटिन्यूअस कर्व। बीच में टूटेंगे नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ तक आया फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, बीच में गैप नहीं होगा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि वहाँ भी थी और यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेंगे, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब टेंजेंट बनेंगे तो दो डायरेक्शन ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब मान लो अगर एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं ये दो लाइन L1 और L2, तो फिर इस P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हो जाएगा ये और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक ही डायरेक्शन होगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दूँ आपका, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? डेंसर। तो डेंसर है तो फिर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर कैसी हैं? रेयर। तो रेयरर इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ समझ में आएगी? जी भैया। ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए कह दूँ और इस पॉइंट को बी कह दूँ, तो ई ए और ई बी, तो ई ए क्या होगा? कम होगा। क्लियर हुई बात है नहीं? चलो आगे होगा। चलिए भैया पीछे देख लिया, कुछ नहीं है। हाँ, आ गए हम अपनी उसी बात पर जो हम तब से बता रहे थे कि अब हाँ मैं भी कह रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है हाँ तो ख़त्म ही कर देता है गेम। तो कोई भी और मैंने पूछा तो नहीं रहा। हाँ अभी आउट था वो, अभी पीछे मैच खेल रहे थे, इसने नॉट आउट मारना अपना और फिर धूल तार दी मेरी यार, बड़ा बुरा मारा था इसको। वही कह रहे थे ना बंदा तो खेल ले यार। ऐसे मैंने भी कई बार कराना, मतलब बैटिंग भी ऐसे कई बार ना कर। मैं झाँकना चाहता था कि किस किस के दिमाग में ये बात चल रही है। मैं बेईमानी करता तो मैं कह दूँ कि मुझे एक बैटिंग और दे दो। मैं ऐसे नहीं करता कि मैं नॉट आउट मैं कह दूँ मैंने हाँ मैं आउट पर मुझे एक बैटिंग और दे दो। छोटे बच्चे में नहीं, 2 GB नहीं आ रहा भाई साहब, 2 GB लोग कर रहे हैं 5 GB। ये तो मुझे ही पता बस मेरे अंदर कितना जी है। बेईमानी कर दिया मेरे साथ। सुबह आदि इसने चेस में हरा दिया, इसने क्रिकेट कर दिया था बढ़िया चेस में हरा दिया। उसका रिमोट पाँव दे रहा था। बहुत बुरा रहा भाई साहब, इतना बुरा थोड़ा होशियार बना शुरू से, अपने सारे बर्बाद तो चला गया हीरो उनको। मुझे ऐसा लग रहा है बात उल्टी चल रही देखो चेस की। नहीं मतलब उल्टा बता रहे हो आप, अपनी बता रहे हो शायद कंडीशंस। मैं हारा हूँ मैं आप कह रहे हैं कि इस तो होशियारी में हाँ वो तो पता चल गया। चलो कोई बात क्या टाइम दिखाइए क्या होगा? चाहे कहाँ बंद हो तू घड़ी पैर में होगी। अच्छा तो आपके यहाँ पर बांधते हो घड़ी अपनी? अब यहाँ पर घड़ी बांधते हो क्या? नहीं जिनके टाइम देखने की यहाँ दिमाग होता है ना, वो यहाँ बांधते हैं। सही हमें छेड़ रही है। चलो तो ये हो गया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर तुम्हें दे रखी है और किसी पॉइंट पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाएगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये इस पॉइंट पर क्या होगा? ये इस पॉइंट पर क्या होगा? ये यानी टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। ठीक है जी। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा बताओ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, पहली बात तो वो पैरेलल, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्विडिस्टेंस। अच्छा रुक जा गधे को, इधर वही जरा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है।
हैं, ये पैरेलल नहीं है, इनके बीच में डिस्टेंस और इनके, तो इसको यूनिफॉर्म नहीं कह सकते तुम, ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम। जी ये अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम, बट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं है? आगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होगा और पैरेलल होंगी और इक्वी डिस्टेंस पर होंगी। दोनों बातों से बनेगी बात, एक से नहीं बनेगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन पूछेगा वो तुमसे कि डिफाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ आंसर क्या कहोगे? they are at equidistance and parallel to each So other. electric field lines, electric field lines G जब के साथ field lines are parallel and and equidistant from each other. Equidistant from each other. distance from each other. बताओ समझ में आया? जी भैया आ गया। ठीक है ना, ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और ये है इसका डायग्राम। ठीक है भैया, जी आगे समझ में? ठीक है, तो चलो फिर ये 7 वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी MCQ आ जाता है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, तो कंडक्टर, बताओ कंडक्टर में चार्ज तो होते हैं, बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसके हर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाते हैं, नहीं भाग जाते हैं, तो जो एटम्स होते हैं वो कैसे बन जाते हैं फिर, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे भागेंगी इससे बाहर की तरफ, तो वे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर होते हैं उसकी सरफेस पे कैसा होगा, हमेशा नॉर्मल। अगर मान लो वो सिलेंडर है और ये कोई वायर है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। आगे समझ में नहीं है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बता ही दिया तुम्हें। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट होता है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और जिनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। बताओ समझ में नहीं है? इसे ए कह दो, इसे बी कह दो, और ए बी 12 है जो कि बहुत छोटा है। ये 12 क्यों ले रहे हैं हम इसे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये लिया हमने 2L, तो इसका जो सेंटर होगा यहाँ पर, फिर हमें सारे डिस्टेंस यहीं से तो लेने पड़ेंगे, तो ये इसको फिर LL करने में आसानी रहेगी। ठीक है ना? हाँ, इसलिए करते हैं। और देखो, और एक बार और बताता हूँ, जैसे A है और ये क्या है, B, और किसी ने कहा कि इसी में आगे कहीं कोई पॉइंट है P, और ये डाइपोल से R डिस्टेंस पर है, तो डाइपोल का डिस्टेंस कहाँ से लिया जाएगा बच्चों, उसके सेंटर से हो जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे को L कहता तो फिर मुझे L/2 कहना पड़ता, तो मैंने AB को क्या कहा, 2L, तो फिर ये कितना हो गया आपका L, ये कितना हो गया आपका L। यहाँ पर क्या चार्ज रखा है, प्लस क्यू, और यहाँ पर क्या रखा है आपका, माइनस क्यू। ठीक है जी, समझ में आया? तो फिर जब इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस ये होगा आपका R, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, क्लियर हुआ है? जी। ठीक है, लेकिन जब तुम यहाँ पर अब तुम्हें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले तुम A पर जो चार्ज है उसकी वजह से निकालोगे, तो ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही रखते हैं। वैसे तो अब उसे रखने की जरूरत नहीं है हमारे पास, तो सीधा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बताओ क्या फॉर्मूला है हमारे पास, कि K सोर्स चार्ज अपॉन R², तो ये सोर्स चार्ज होगा, तो बस हमें डिस्टेंस चाहिए, तो कौन से पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, तो फिर ये वाला डिस्टेंस होगा ना हमारा, होगा या नहीं होगा, तो इसमें लिखेंगे KQ अपॉन AP²। अब देखो जरा, KQ AP, ये कितना डिस्टेंस है आपका R, और ये कितना है L, तो आ गई बात समझ में नहीं है, R + L का स्क्वायर। तो अब ये पॉजिटिव है तो अवे होगा, यानी E1 किधर होगा, इधर होगा। बताओ समझ में आया? जी भैया। अगर तुम इसे L लेते तो फिर ये L/2 लिखते हैं, तो वो थोड़ा सा गंदा सा एक्सप्रेशन आता है, कॉम्प्लेक्स होता है फ्रिक्शन। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी, आगे बढ़े जी। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा क्या नाम है, अब ये B है, तो इसकी वजह से भी हमें निकालना है, ठीक है ना, तो इसकी ये तो E1 आ गया हमारा, ठीक है।
वो लिखना चाहोगे इसका डायरेक्शन तो लिख लेना अलॉन्ग ए पी, ठीक है। अब E2 निकालोगे तो E2 क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आर, ये वाला आर नहीं है, ये है डिस्टेंस, तभी तो मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ और ये इस केस का आंसर है। तो ये जाएगा के क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक समझ में नहीं आया। अब देखो ये वाला डिस्टेंस क्या है आर, और ये इतना क्या है एल, तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस एल। बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो ये जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा, अब देखो ये निगेटिव है तो इसकी तरफ होगा, नहीं होगा, तो यानी इस तरफ E2। यहाँ तक कोई दिक्कत, अलॉन्ग पी बी, अलॉन्ग पी बी, दोनों क्लियर हो गए। E1 E2। अब आप ऐसे समझो कि आपके पास एक पॉइंट है P, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है E1 और एक इस डायरेक्शन में है E2, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो बच्चों वाली तरह करो तो वैसे कर लो, वरना तो डायरेक्ट पड़ेगी इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इनका डिफरेंस। अब इनमें बड़ा कौन है, तो उसके कौन बताएगा मुझे, तुम बताओ भाई, दोनों में से बड़ा कौन होगा। क्या नाम है तुम्हारा, E1 कितना है हमारा, के नहीं, ये बताएगा ना, ये पुष्कर। एक है आर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये दूसरी है के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। दोनों वेक्टर में ये कितना है 180। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस, या तो E1 माइनस E2 होगा, या फिर क्या होगा E2 माइनस E1। बताओ कौन सा सही होगा। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो अब ये कैसे पता चले कि दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, बताओ। ऊपर वाला बड़ा है क्योंकि वो एल आर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे आर आर माइनस एल स्क्वायर ठीक है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसमें के क्यू दोनों, फिर नीचे तुमने देखा ये बड़ा है और ये छोटा है, तो मैं ऊपर की क्वांटिटी अगर दोनों जगह सेम कर दूं, तो जैसे मैं दोनों जगह 20 कर दूं, है ना, दो मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 आ गया, तो यहाँ भी 20 आएगा ना, मतलब। या फिर मैं कह दूँ यहाँ अगर इनको सॉल्व करके बनाए, मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी को 1 मान लूँ, इधर भी 1 और इधर भी 1, कोई दिक्कत भाई। ये भी के क्यू को कितना मान लिया मैंने 1। अब यहाँ मान लो आर प्लस एल है, तो यहाँ बड़ी क्वांटिटी रख दूँ 20, और यहाँ क्या क्वांटिटी रख दूँ, छोटी 2 रख दूँ। तो तुम ये कह रहे हो कि 1/20 1/2 से बड़ा होगा, क्यों। 1/20 का आंसर क्या होगा ज़रा बताना। 1/20 का आंसर होगा 0. तुमने ये वाली बात भी कम से कम तुमने ये वाली बात सोच के तो बोली जी कि यहाँ प्लस है तो इसलिए बड़ा है, या माइनस ये बड़ा है, लेकिन तुमने यहाँ तो बिना ही सोचे बोल दी बात। ये ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि इसने इस बात को समझ के नहीं बोला, ये समझ के बोली, गलत है बट समझ के बोलिए। इसके पास एक समझ है कि आर प्लस एल ज़्यादा है। यहाँ ये बच्चा एक कॉन्सेप्ट बना रहा है कि यहाँ पर आर प्लस एल है और आर प्लस एक बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए क्वांटिटी बड़ी है। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाया इसने, यहाँ बस एक भाव पकड़ा इसने कि यार भैया मुझसे इतनी बारीकी तरीके से पूछ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। ये वाला तरीका जो होता है ना, ये ऐसे करके जो चीज़ें, ये मेरे मतलब ये तेरे जितने भी तेरे महत्वपूर्ण लोग होंगे तेरी ज़िंदगी में, उनके बहुत ही खिलाफ जाएगी ये चीज़, क्योंकि इसका कोई दीन ईमान नहीं होता, इस चीज़ का कोई दीन मतलब विदाउट एनी रीजन, मतलब कोई तेरा दीन ईमान नहीं है। दीन मतलब कोई फॉलोइंग नहीं है तेरी, मतलब कोई प्रॉपर रीज़न से नहीं चल रहा। तू इस पर हाथ रखेगा थोड़ी देर में नींद आ जाएगी तुम्हें। हैं खा जा रही कहाँ है इनमें, फेस बहुत समूह लिया और थोड़ी क्रीम लगाइए। हाँ डर्ट से ही तो आती है, और क्या होता है, फेस वॉश इसलिए तो ज़रूरी है। हाँ तुम लगा ले करो, जब हो रहे हैं तो होते ही हैं भाई। गर्मी निकल रही तुम्हारा, जवान नहीं आ रही तो जवान हो रहा था, तुम्हें जंगल ले चलो किसी तरह, कटरों के सामने छोड़ दो, उनके मारते हैं सिर्फ। हाँ भाई अब बता, विदाउट एनी रीज़न बोल रहा है नहीं बोल रहा, पहले तो तू ये बता, है ना। दोबारा देख और थोड़ा सा बिना सोचे समझे कभी भी कोई आंसर नहीं देते ऐसे, ये वही वाला काम है। किसी ने पूछा कि सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो बच्चे ने कहा ट्रू। अच्छा ट्रू है, नहीं मैम फॉल्स है, फॉल्स है। भाई तू तखड़ा लड़ा बजाने का जी करता है इस बात पे, ठीक है। उसमें जैसे ताश खेलते हैं हम लोग, तो ताश में कितने इक्के होते हैं, 4 होते हैं, 5 इक्के होते हैं, एक इक्का और होता है, नहीं 5 इक्के होते हैं भाई इसमें, एक इक्का और होता है। वो मैंने सुना था आपके साथ, है नहीं। अब तुम
5 होते हैं भाई, तुम्हें खेलना था। 4 होते हैं भाई। लेकिन अगर तुम एक बार अरे बताओ, होते हैं भाई 5, सही कह रहे हैं, मैंने सुना उनके चलो साथ। छोड़ो, आ जाओ। हाँ भाई इधर आ जा। तुझे इस पे मैंने 9th 10th में टाइम करा, इतना टाइम इन्वेस्ट करा, आदि हो गया उस पर। मतलब मैं एक और पढ़ा, मतलब पता है तुम्हें एक अपना लेवल सेट करना पड़ेगा। तेरा पता नहीं क्या सिस्टम अच्छा है जिसकी वजह से तू बच रहा है मतलब बार बार। वरना एक बार बताऊँ तुम्हें मैं कि बड़े अभागे हैं, मतलब मैक्स जो एक तल है ना, मतलब उस तल से नीचे जब आदमी चला जाता है ना, जैसे बैटरी की ग्रेविटी गिर जाओ, हाँ ठीक है, तो फिर वो चार्ज नहीं होती। हाँ मतलब मतलब छोटे इन्वर्टर चार्ज नहीं कर सकते उसे। छोटे इन्वर्टर, फिर बड़ा इन्वर्टर चाहिए उसे चार्ज करने के लिए। क्या होगा? पानी गिर रहा है क्या? अच्छा, इसको चेक करना, दिख रहा है तो पानी है ना? पानी गिर रहा है भैया। पानी क्यों गिर रहा फास्ट है? भाई। वहाँ से गिर कहाँ से? अरे नीचे देखो ना, बक्से पे दिख रहा होगा ना, बढ़िया पूरा पानी। इधर तो उसके ऊपर से गिर रहा हो। गिरा एक बूंद, 2 बूंद, उसमें जाओ कर दे, घर पे नीचे उगड़ दिए, हाथ रख कर करिए, कभी पी जाओ सारा पानी। जल्दी आइए, उमस हो गई ना उसमें, इसलिए गिर रहा है। तो सर निकल देख पानी, हमारी तरफ को फेंक देगा। इसने कर दिया था पता है, मुस्कान ने बाहर वाली एसी में पीछे से साफ करा था पानी को, तो उसमें से ग्लास में पानी डाल दिया और एसी में से पानी आ गया था, फिर वो इसीलिए हो गई थी। हो गया साहब, कितना निकला पानी? काफी सारा निकला है। तो ये था दादाजी ड्राई सीजन थोड़ी चल रहा है। ड्राई ऑटो पर मेडिसिन सीजन फैन चली गई इसका। फैन ना, ऑटो पर तो ऑटो वाला था। हाँ भाई देखिए, इसमें भी के क्यू आ रहा है और इसमें भी के क्यू आ रहा है, तो दोनों के न्यूमरेटर क्या होगा? सेम। तो जब भी न्यूमरेटर दोनों के सेम हो तो उन्हें 1 मान लो। फिर यहाँ r प्लस एल है, यहाँ r माइनस एल है, यानी ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, तो इसे हमने कितना मान लिया? 20। तो इसे छोटा मानने हैं तो हमने इसे मान लिया 5। ठीक है, तो अगर तेरे लॉजिक से चलें तो r प्लस एल बड़ा, तो इसके हिसाब से फिर ये बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो अब ये मुझे इसे देख कर बता सकता है तो कि ये बड़ा है और ये छोटा है? नहीं, देख कर तो नहीं बता सकता, तो मुझे इसे किस में चेंज करना पड़ेगा? डेसिमल में। तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मैं 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 5, नीचे करूँगा तो 100, जिसकी वजह से 0.05 बन जाएगा। और इसे 2 से करूँगा तो ये 10 हो जाएगा। नहीं, अगर मैं इसे 2 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.22। ठीक है, और छोटी क्लास में जाओगे क्या? मजा आ गया। आज तक समझा नहीं था ये तुमने कभी? ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हाँ? सेम को करके ये। हाँ, आज पता चला तुझे? है? अब मैंने तो कई बार बताया, तुम बोर्ड पे फिजिक्स पढ़ाते हो, मुझे पता। मैंने तो कई बार बताया। भैया इस 100 में लाकर फिर इतनी इजी डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ये तो कभी सोचा ही नहीं, मतलब पता तो है ये पर कभी ट्राई नहीं किया, ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं करा। आज आपसे सीखा, आज आपसे सीखा ऐसे करना। क्वेश्चन आपने सोल्व कर रखा था तो हमने क्या करा, ऊपर नीचे काटा और आपने ऊपर डायरेक्ट। हाँ, मैंने बोर्ड पे करा था, और फिर मैंने ये भी कहा था कि चलो मुझे तो आता है, तुम्हें आता हो तो तुम मत करना, मतलब जेठ जी देख रहे हो तुम? भैया रिकॉर्डिंग वो तो बनो पता चल जाएगा सबको कैसे पढ़ूंगा हम। चलो भैया आगे अब देखो, अब इसमें मेन बात क्या है? देखो ये डेसिमल है, तो ये कौन सा प्लेस होता है तुम्हारा? टेंस। और ये कौन सा होता है? 100। वो टेंस बता रहा था, 100। और ये कौन सा प्लेस है आपका? 10th।
तो इसके आगे 100 पे तो कुछ है ही नहीं, 0। तो सबसे पहली कौन सी, सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है, 10th। तो 10th पर इस पर क्या है, 0, इस पर क्या है 2। कौन बड़ा होगा भाई बताना जरा, ये बड़ा होगा। तो फिर ये बड़ा होगा, सॉरी तो फिर ये बड़ा होगा, सॉरी भैया। ठीक है। तो फिर ये बड़ा होगा, तो मतलब ये तुम्हारा जो फॉर्मूला था वो गलत है। तो फॉर्मूला उल्टा है। उल्टा मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर, जितना बड़ा और तुम्हें कटना चाहिए इस बात पे, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर किसमें आते हैं, फ्रैक्शन में। तो ऐसे कह सकते हैं जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। आया समझ में नहीं आया? और इसी को क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन कहते हैं, कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आती है इनवर्स, कि डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन छोटा, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ा, नहीं उल्टा छोटे फ्रैक्शन। नाम निशान बिठा दो पहले अपना, ठीक है। और अच्छे से बढ़ा देता हूँ ना। फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा, और अगर ये छोटा होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, बड़ा। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। और इनवर्स किस, कोई भी क्वांटिटी किस पे, डिनोमिनेटर पर। जैसे स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड टाइम पर कैसे डिपेंड करेगी, इनवर्सली। तो अगर किसी भी डिस्टेंस को कवर करते हुए हम टाइम को क्या करते हैं, इंक्रीज, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और उसी डिस्टेंस को कवर करते हुए हम टाइम को क्या करते हैं, डिक्रीज, कम करते हैं, कम समय में, तो स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज। अब आया समझ में नहीं आया? हमेशा कोई भी ऊंची भी चीज, किसी बहुत बेसिक चीज से सीखो, क्योंकि कभी भूल लोगे नहीं उसे। आगे अब तुमने यही उल्टा सीधा ये कि इसके बढ़ने पर ये, अब ये चीज़ तुम मान लो डेंसिटी में पढ़ लो, डेंसिटी का तुम्हें इन एक्सपीरियंस नहीं इतना, मतलब डेंसिटी के क्वेश्चन उसमें सीबीएसई में तो है ही नहीं, और हमारी वाली बुक में तो बहुत सारे हैं। तुम्हारी वाली से जो हमारी वाली बुक थी उसमें तो और भी ज़्यादा था, क्योंकि तुम्हारी में तो और कटवा दिए मतलब। और फिर पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे आ जाएं। तूने 9th पढ़ी नहीं फिजिक्स की, मैं तो मानता हूँ 9th, लेकिन फिर भी ये है, कहानी सुन रखी मेरी तो इसे आता है, मतलब कहानी सुन रखी ना। तो जो बच्चा कहानी सुन ले ना, मतलब, लेकिन उसके लिए कोई बेसिक सेंस तो होना चाहिए ना भाई, कल तो होना चाहिए ना। उससे नीचे चले जाओगे तो मैंने बताया नहीं तुझे कि तू यहाँ पढ़ रहा है तो तूने एक लॉजिक लगाने की कोशिश करी कि ये बड़ा है इसलिए बड़ा है, मतलब गलत है ना, लेकिन फिर भी कुछ तो सेंस बन रहा है कि हाँ ये इसने कहा ये बड़ा है, हाँ ये सही है, इसलिए बड़ा है, ये गलत हो गया। तो फिर अगर ये ऐसे करेगा तो इसे किसी टीचर की जरूरत नहीं थी, बस इसे एक स्टेप और आगे जाके अपनी ही कही गई बात को प्रूव करना और सीख लो तुम। जैसे कल कर रहे थे सारे के सारे, कल तुम सब जब मुझे बोल के दिखा रहे थे वो मुझे तुम्हें दिख रहा था, ये दिमाग लगा रहे हो तुम। अब तुम जागे हुए हो किसी की बात पे विश्वास, जब किसी की भी तो किसी की में तुम भी तो आ गए। तो अगर तुम एक घटिया लॉजिक लगाओगे भी ना, तो उसके बेस पर चेक करो, खुद ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे किसी ने सिखाई होंगी ये चीजें, मैंने खुद बनाई ये चीजें। मुझे कोई टीचर नहीं पढ़ाते ये चीजें, टीचर सीधी चीजें पढ़ाते हैं बस। अब पढ़ा के जो बच्चा होशियार होता है मेहनत के लिए उसका नंबर आ जाए, हम कहते हैं मैंने मेरे पढ़ाए से नंबर आ गया। जो मेहनत होती है वो एक एवरेज बच्चे के साथ मेहनत होती है, एक बिलो एवरेज के साथ में। मेरे इतिहास में मैंने इतने बिलो एवरेज बच्चों को टॉपर बनाया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मतलब। लेकिन वही है ना कि उनमें फिर दिक्कत क्या आती है, उनका नेक्स्ट लेवल क्या होता है, ईगो। वो यहाँ है और यहाँ से उठा के यहाँ ले गए और बस फिर आ गई उनकी ईगो। सृजल इसका कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। क्या सृजल के रिपोर्ट कार्ड उठा लो तुम 8वीं से पहले के, नबी में आया वो, सीखा 10वीं में नंबर आया उसके, 8वीं इवन उसके नबी में बहुत अच्छे नंबर थे, 10वीं से उसके अंदर आना शुरू हो गया था, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल ले लो, उसके शुभ के भाई का क्या नाम है उसका, ये तो तुम्हारे टाइम के हैं, मतलब उसे वो खा गया, क्या नाम है उसका, हाँ वो व्योर, वो उसको पूरा वो सिखा गया उसे साहब ने अपनी लालच, मतलब वो उसका तो मतलब उस लड़के की पढ़ाई तो बहुत सेकेंडरी थी, मतलब मैं मानता था कि वो यहाँ पढ़े भी ना और वो यहाँ आता रहे, मतलब तो वो उसके लिए बहुत बेस्ट था, मतलब वो फिर से उस दुनिया में वापस जा चुका है अपने, मतलब और अब आना मुश्किल है। एक बार तुम शराब छोड़ दो तो जीवन समझ सकता है, लेकिन एक बार छोड़ के दोबारा पी लेना अगर तुमने, फिर बहुत मुश्किल होता है। अपने आप को कभी भी कमजोर मत रखो। कमजोर ऐसे है कि जैसे सबसे बड़ा क्योस होता है कि जिनसे तुम प्यार करते हो ना वो तुम्हें हर्ट करते हैं ना, मतलब तो तुम उस वजह से जो गलतियां करते हो, ये सबसे बड़ी रुकावट होती है। और तुम ये जब सबसे ज्यादा करोगे जब तुम
बस वैसे तो डिपेंड करता है यार तुम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो। भाई किसी के जीवन का मकसद, इसलिए अपने जीवन का मकसद बहुत सोच समझ के बनाओ, मतलब वो ऊंचा ही होना चाहिए। क्योंकि एक बेकार आदमी भी तुम्हें दूर से वही काम करता हुआ दिखाई देगा जो कि एक अच्छा इंसान कर रहा है, पर दोनों की वजहों में फर्क होगा। मतलब एक बेकार इंसान भी किसी मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे अंधा भाग रहा होगा और एक ज्ञानी आदमी भी किसी चीज के पीछे अंधा ही भाग रहा होगा, बट उनकी वजह अलग अलग है। ठीक है ना? मतलब एक बेकार आदमी किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा होगा, क्रोध कर रहा होगा, और एक बहुत अच्छा आदमी भी क्रोध कर रहा होगा, ऐसा पॉसिबल है मतलब। लेकिन क्रोध के तल अलग अलग होंगे। एक का क्रोध की वजह सात्विक होगी और एक के क्रोध की वजह तामसिक या फिर राजसीय हो सकती है। ठीक है? एक इंसान तुम्हें पीड़ा दे रहा है, दो इंसान केस ए में भी ये ए भी तुम्हें पीड़ा दे रहा है और बी भी तुम्हें पीड़ा दे रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है। लेकिन हो सकता है ए के पीड़ा देने का मकसद और उसकी वजह ऊंची हो, मतलब, और इसकी कुछ और हो। ये बहुत मुश्किल होता है पहचानना, मतलब बहुत ही मुश्किल। और फिर वही है, जैसे इसने एक वजह बना ली थी अभी ऐसे, तो मतलब जैसे मैं मम्मी से बात करता हूँ ना, तो मैं या मैं अपने घर पे किसी से भी बात करता हूँ तो वो कहते हैं सारी तेरी बात सही थोड़ी हो जाएंगी और हमारी सारी गलत थोड़ी हो जाएंगी। बताओ, ये तुमने अपने घर पे भी सुनी होगी बात, कितनी इलॉजिकल बात है, क्यों नहीं हो सकती? एक बच्चे को तुमने 10 सवाल दिए, 10 के 10 सही नहीं हो सकते उसके। ये तो वही वाली बात हो गई उसकी कि हिंदी या ना कौन सी उसमें कह रहा था उसमें नंबर नहीं मिल सकते। अरे किसी कोई दे नहीं रहा, वो बात अलग है, क्यों नहीं मिल सकते? तुम किसी ऐसे राइटिंग जो इंग्लिश की कॉपी चेक करती हो उससे पूछना कि इंग्लिश में नंबर ऐसे में तुम पूरे नंबर क्यों नहीं दे रही हो, पता वो क्या देते ही नहीं है। अरे वजह बताओ ना, मैं बताऊंगा, लेकिन वजह अन्ना वो सेटिस्फाइड हो जाए तो बात है। अगर तूने ऐसे लिखा और मैं चेक कर रहा हूँ और उस ऐसे से बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन मेरे पास नहीं है, तो मुझे तुझे पूरे नंबर देने चाहिए। बताओ ये लॉजिकल है या नहीं? अगर मैं तेरे ऐसे में कोई कमी नहीं निकाल पा रहा और मैं बस उसमें इसलिए नंबर काट रहा हूँ क्योंकि काट सकते हैं, क्योंकि काटने हैं भाई, एक नंबर तो काटना ही है, तो फिर तुम बच्चों के साथ वो नहीं कर रहे हैं, मतलब न्याय कहाँ हो रहा है फिर? या तो तुम उससे बेटर ऐसे लिख के दिखाओ, कुछ तो कमी निकाल लो उसमें, और तुम्हारे बस का खुद के तो है नहीं उससे अच्छा ऐसे लिखना, और तुम कह रहे हो। लेकिन हम कोचिंग में जब मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाऊंगा तो मैं ये चीज़ इसलिए सिखा सकता हूँ तुम्हें कि भैया तू इसमें 9 ही मान के चल, क्योंकि स्कूल में नंबर मिलते नहीं है। जैसे यूपीएससी का जब पेपर लिखोगे तुम लोग, तो उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो बहुत अच्छे से अच्छा लिखोगे ना तुम्हें, तो वो 6 नंबर देते हैं, 10 में से 6। ज़्यादा ही अच्छा लिख दे तो 7, मतलब, और 8 तो नहीं मिलेंगे, 7 वाला टॉपर हो जाता है। ठीक है, 51% पे तुम यूपीएससी क्वालिफाई कर देते हो, 52-53 पे तुम टॉपर बन जाते हो, मतलब 50% नंबर लाने हैं उसमें तुम्हें। और उसको करने से मतलब जब तुम उसे करोगे ना, उस बड़े एग्जाम को करोगे, वो सबसे अलग एग्जाम है, नीट वीट से भी अलग है, मतलब इनसे सबसे अलग एग्जाम है। तुम जब उसे करोगे ना तो वो तुम्हें तुम्हारा कैरेक्टर ही मांगेगा, वो तुम्हें। मॉडर्न समाज का वो राजा ही है एक तरीके से, राजा के ऊपर भी राजा होता है, लेकिन वो एक जगह का राजा ही है वो, मतलब। तो उसके अंदर सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों को वो पद दी, और बहुत मतलब अब उसे समझना बहुत विराट है, मतलब उसके काम को समझना कि कुछ जैसे स्कूल का मैं कैसे समझाऊं इसे, जैसे हायरार्की तो होती है ना, मतलब कि इससे ऊपर कोई होगा तो कुछ तो उसके अधिकार में होगा बहुत ज्यादा, मतलब कुछ तो चीजें उसके अधिकार में ऐसी होंगी कि वो उन पे तो ऐसी तैसी कर देगा किसी की, मतलब, या कह दो बहुत अच्छा कर देगा, मतलब। लेकिन आपके पास मौका है कि आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हो किसी से, मतलब, या कोई है उसके ऊपर भी, मतलब। लेकिन तुम सोच के देखो, जैसी भारत की स्थिति है, जैसे हमारे समाज की स्थिति है, कितने ही लोग जाकर उसकी कंप्लेन कर पाएंगे ऊपर जाकर? कितने लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसी आईएएस के खिलाफ कोई मुकदमा चला सकते हैं? कितनों के पास होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए? पैसा चाहिए भाई। इनसे पूछो पागलों से, कुछ जाए वो, तभी तो ये लोग आपस में जो समझदार बहुत ज्यादा समझदार लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं आपस में बैठ कर फैसला कर लो, वहां मत जाओ थाने में जाते के साथ ही तो समझ लो पैसा लगना शुरू हो गया। इसलिए इससे भी समझदार लोग लड़ाई नहीं करते, वो अपना नुकसान सहन कर लेंगे, वो लड़ाई नहीं करेंगे, उन्हें पता है ये तो भी थोड़ा सा ही नुकसान होगा।
और फिर उससे भी माइक्रोस्कोपिक पे आ जाओ, वो ऐसे समाज में ही नहीं रहेंगे जहाँ विवाद का उन्हें लगे कि विवाद हो सकता है, मतलब वो उससे भी दूर भागेंगे। इसलिए लोग धीरे धीरे अपने गांव छोड़ के भागते हैं। समझ रहे हो कितना अंदर तक जाया जा सकता है। लेकिन बस एक गलती कर देता है इंसान, सब कुछ बाहरी बाहरी सारी दिक्कतों से बाहर आ जाता है, अपने आप को नहीं छोड़ पाता, इसलिए फिर विवाद में घुसा रहता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम दोनों का विवाद छोटा मोटा विवाद है? बहुत बड़ा विवाद है, मुझे तो बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ प्योर शांति, 100% शांति, प्योर इंटेलेक्ट मतलब। लेकिन हमारे घर में हमारे मम्मी पापा और हमारे आसपास के लोग क्या चाहते हैं, काम चलाओ सिस्टम। लड़ाई हाँ हो जाती है थोड़ी बहुत, गुस्सा आ गया अरे आ जाता है थोड़ा बहुत, वो अनंत की यात्रा नहीं करना चाह रहे। प्रेम हो तो अनंत हो, ठीक है ना वो, क्योंकि फिर पता है ना उन्हें कि अगर बच्चे का दिमाग लग गया ना, तो फिर तो बुद्धि बौद्धत्व को समझ के बुद्धि बन जाएगा, फिर तुम्हारी कैसे सुनेगा। फिर जो तुमने फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी कर रखी है, इसका क्या होगा? उनके मन में तो बहुत तनाव है, क्योंकि मेरी लड़की की शादी हो समाज में एक बहुत बड़ी बात है, ना हुई तो क्या होगा, बहू आनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, बहू आ गई तो अब बच्चे कर। इसलिए थोड़ा है कि उस लड़के को कोई बेनिफिट होगा, या उसे मेरा पोता होना चाहिए ना, मेरा लड़का है ना, तो इसलिए तेरी शादी है। वरना ऐसे तो उन्हें अगर लोगों की शादी कराने का शौक है, बहुत लोगों की शादी नहीं हो रही, कराओ सबकी। फिर जाने कितनी ऐसी बेचारी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो अपने ससुराल पक्ष से परेशान हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे, तुम उनके भी इलाज कराओ फिर। समझ पा रहे हो ना, ये है मेन जड़। बट इसका आभास लोगों को मत लगने देना। ये आपकी यात्रा है, कबीर सिंह बनने की जरूरत नहीं है इसमें कि मैं अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाए तो मैं दारू पीकर लोगों को ना बताऊं कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई या मेरे अंदर तनाव है। ये मेरा प्यार था, मेरा पर्सनल प्यार है, मैं इसे अपने तक ही सीमित रखूंगा। फिर वो शो ऑफ बन गया ना, फिर तो मैंने उसकी बेइज्जती कर दी ना। मैं क्यों बताऊं तुम्हें मैं कितना परेशान हूं किसी को याद करके? मैं क्यों उसे पब्लिक करूं? क्यों भाई? तुम अगर मतलब कितने प्राइवेट मूवमेंट्स होते हैं जो लोग प्राइवेट में ही अपने, फिर तो सबके सामने करो ना, तो हो तो गया। वेस्ट में प्यार की फिलॉसफी अलग है, वो सबके सामने करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं वो सबके सामने। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि वो जो तनाव, वो जो तुम्हारी अंदर की वो है, तुम्हारा जो पेन है, तुम्हारी जो सफरिंग्स हैं, वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि तुम उन्हें अपने आप को ही खत्म कर दो, तो फिर लाइफ में कोई एक या दो ऐसा होना जरूर चाहिए जिससे तुम शेयर कर सको। एक ऐसा ना हो कि पूरे समाज को ही बताते फिर रहो, यहाँ दाढ़ी रखो फिर रहो हर नशे में, और कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। तो फिर धर्म में भी नहीं होना चाहिए। तुम धार्मिक हो तो तुम्हें लोगों को बताने की क्या जरूरत है? दिखावा, दाढ़ी कर लूं ऐसी बाप बाव वाली, और चोला ओढ़ लूं वो वाला सैफरॉन, या फिर टोप पे लगा लूं मुसलमान वाली, ये दिखा चेंज हो रहा है। अगर हाँ, तो फिर अब कनेक्ट कर पा रहा हूँ मेरी सारी चीजों को। ये सभी जैसी हैं, चाहे मैंने बिल्कुल वैसी बात करी हो घर की लड़ाई की, चाहे मैंने प्यार की बात करी हो, चाहे मैंने पूजा की बात करी हो, वो सब कनेक्टेड है आपस में। मतलब हमें ऐसा होना पड़ेगा, और जब तुम ऐसे हो जाओगे, ईगो अपना आप खत्म हो गया। ये ईगो तो मजबूर करता है ना, मैं लोगों को बताऊं मैं कैसा, मतलब मैं धार्मिक हूं ना, तो मैं लोगों को बताऊंगा मैं धार्मिक हूं। कोई जरूरत नहीं 3 बजे उठ के नहाने की, उसमें कोई नहीं है। हाँ, तुम नहा रहे हो तो नहा लो, क्या बात है? किसी दिन ना भी नहाओ तो कोई बात नहीं है, तुम उतने ही धार्मिक रहोगे जितने हो। 3 बजे नहाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे दान चाहिए, दक्षिणा चाहिए, या फिर कह दो मुझे एक अपना अंपायर खड़ा करना है, कितना मजबूर, मैंने नहीं बताया तुम लोगों को, पेरेंट्स आते हैं जब वो हमें मजबूर कर देते हैं कि भाई हमें भी तो करना पड़ता है उन बच्चों के साथ। हम तो खुद, मैं इनसे कहता हूँ यार मैं बड़ा दुखी हूँ, क्यों कि ये बच्चा पढ़ रहा है, हम इसे पढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि जैसे वो पढ़ेगा वैसे हम बताते तो उसके पेरेंट्स राजी नहीं हो रहे। भाई अब तुम एक बताओ, एक बच्चा आया अभी हमारे पास पढ़ने के लिए, उसका नाम है लक्ष्य, वो उपलक्ष्य, ठीक है, वो 11th में फेल हुआ मॉडर्न है। बताओ कितनी डूब मरने लायक बात है, 11th क्लास में बच्चा फेल हो रहा है। बताओ, आज तक नहीं बताया मैंने तुम्हें, 11th क्लास में सीबीएसई स्कूल में फेल होना मतलब कतई डूबने लायक बात है। मतलब इससे घटिया बात नहीं हो सकती, मतलब क्योंकि भाई 11th में मरे से मरे आदमी को पास कर देते हैं, मतलब बेकार से बेकार आदमी को पास कर देंगे। मतलब तो ये कितना गया गुजरा होगा जो ये फेल हुआ होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब क्योंकि ये फेल हुआ तो इसकी पूरी समस्या है। अगर मेरे पास ये पढ़ने आया तो मैं देखो भेदभाव नहीं करता, मेरी पहली नजर कि ये बच्चा 100% नंबर लाए,
जब 100% लाए तो पीछे का जितना बैकलॉग्स है वो भी सब जो है वो सब 100% क्लियर हो। उसके लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो बताओ फिर ये मॉडर्न जाके 100% नंबर कैसे लिया? बिल्कुल उसके घर को ना तलवार निकाल रखी है, तो स्कूल जाकर ड्रेस लिवा दिया, उसे स्कूल भेजा। अब ये बताओ, अब अगर मैं उसे ना पढ़ाऊं तो वो कहीं और पढ़ने जाएगा, उस घटिया आदमी को जाकर पैसे देगा, तो क्यों ना मैं ही उससे पैसे ले लूं? कुछ तो सीख लेगा ना, मतलब। लेकिन मैं खुश नहीं हूं इस व्यवस्था से। अगर मुझे मेरे काम करने के लिए ये पैसों की जरूरत ना होती, मैं चाहता हूं इतना कि हम मना ही कर दें। लेकिन एक और रिस्क है, फिर मुझे लगता है हम तब भी मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तब भी मना करें तो हो सकता है हमारे पास आए, पढ़े ना, और बहुत सारी चीज सीख सकता है, जीवन में एक अच्छा इंसान बन सकता है। दूसरी जगह जाने के बाद हो सकता है शराब पीनी सीख जाए, हो सकता है। ये वाला डिफरेंस था, वो ये 11th क्लास का डिफरेंस था, जो तेरे माँ बाप भी तुझे समझा रहे थे और मैं भी तुझे, क्योंकि पढ़ाई तूने छोड़ी थी, हमने नहीं छोड़ी थी। तू चाह रहा था कि इसके पीछे छुप के मैं यहां से निकल जाऊं। जब रिजल्ट आया ना, तो इसने क्या करा, जब इसको एक आदमी ने डोज दी इसके किसी, उसने, उसे क्या पता ये कैसी जिंदगी जी रहा। मैं तो कहा उससे टीचर से मुझे मिलवा दे। हर्षित ने भी क्या, बस मत मिलवाइए, फिर वो पानी पानी हो जाएगी बेचारी। उस समय सबसे पहले तो मैं, तू जाने कितना है इसे भाई। किसी बच्चे को देखकर, मेरे पास कोई बच्चा आ जाए, मैं नहीं कहता तेरे टीचर ने खराब पढ़ाया, मैं कहता हूं भाई तूने पकड़ा नहीं होगा उसको। और अगर बेचारा नहीं भी पढ़ा पाया होगा तो मजबूरी होगी उसकी, ठीक है ना भाई। अगर कोई आदमी बहुत जालिम है, मैं देखो, रावण को देखकर सबसे पहले दया ही करी थी, लेकिन वो अड़ रहा था तो भाई आ जा भाई मैदान में, हमारे पास सब कुछ है, हम तुझे मार भी देंगे। तो वही है हमारी हालत भी। मुझसे मैं तो इतना क्लियर हूं, मतलब भाई तुम मेरे साथ जियो, विश्वास करो, मतलब विश्वास मत करो, जानो समझो, और फिर मेरे व्यक्तित्व पर टिप्पणी करना, मतलब। वरना मेरे बारे में तो तुम्हें हर दिन नया ही जानने के लिए मिलेगा, तो मुझे जज करने की तो गलती ही मत करना कभी, ठीक है। हाँ, कभी मन करे जज करने का तो मेरे सामने आके मुझसे बात करना, पीछे तो छूट जाएगा कुछ ना कुछ रह दोगे, कुछ ना कुछ छोड़ दोगे, मतलब। चले, ठीक है। अब देखो आगे समझ में सारा खेल? हाँ भाई साहब, समझ में आ गया? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये क्लियर हो गया आपका? तो अब हम यहाँ पर ये सीख गए हैं कि ये जो मेरा E1 है, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, और ये जो मेरा E2 है, के क्यू आर माइनस एल स्क्वायर। बस कभी भी ये याद नहीं रटे, मैं तो आज भी करता हूँ इसे। मैं एक तरफ 1/2 लिखता हूँ और एक तरफ क्या लिखता हूँ मैं, 1/4। इसी से मैंने तुम्हें कई बार समझाया भी होगा। 1/2 का मतलब, इसे सॉल्व कर लो, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो इसे, तो ये 10 हो जाएगा, नीचे सॉरी ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 10, तो 0.5। इधर 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, तो ये 0.5 और ये 0.25। इसके आगे एक जीरो लगा लियो, 50 पैसे हो गए। 25 पैसे, 50 पैसे बड़े होते हैं 25 पैसे से। तो ये बड़ा कब हुआ? जब इसका नीचे वाला छोटा हुआ। और इनमें से कौन छोटा है? तो आप ये लिखोगे कि r माइनस एल इज लेस देन r प्लस एल, ये लिखोगे। तो देयरफॉर E1, क्योंकि इसमें ये है, तो E1 क्या होगा? छोटा होगा E2 से, ठीक है। तो E1 छोटा होगा तो नेट E कितनी होगी फिर आपकी? E2 माइनस E1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। बताओ समझ में आया? जी भैया। के क्यू कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और ये 1/r प्लस एल का स्क्वायर। बताओ समझ में आया? जी भैया। के क्यू अपॉन, इनका एलसीएम लेंगे तो ये r माइनस एल, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी। तो मैंने आपको बताया था a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यानी ए बी का होल स्क्वायर। तो r माइनस एल, r प्लस एल, और इस पूरे का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब क्या होगा भाई? इसे काटोगे तो एक स्क्वायर तो कट जाएगा ना, मतलब, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, मतलब तो इसकी मल्टीप्लिकेशन और इसकी मल्टीप्लिकेशन ही तो एलसीएम है, तो इससे ये तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? r प्लस एल का होल स्क्वायर। और जब इससे करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। बताओ समझ में आया? अब देखो, और छोटे क्लास में अगर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, और इसका डायरेक्ट आंसर है 4ab। है या नहीं? और प्लस होता तो क्या होता? 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जितनी जल्दी मैंने बोल दिया, इतनी जल्दी तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं, इसे सॉल्व कर लो भाई। हर बच्चे के लिए मेरे यहाँ जगह है। तुम्हें नहीं पता ना, तुम स्लो हो, तो तुम इसे सॉल्व कर लो ना।
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। फिर इसे सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस के 2RL। अब इन्हें माइनस करोगे तो साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, ये 2RL मिलके कितना हो जाएंगे 4RL। बताओ क्लियर हुआ? फिर a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ समझ में आया नहीं? ये क्लियर हो गया? तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना, किसी डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी k की जगह क्या लिखेंगे हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जैसे q लिखेंगे। अब इस 4RL में से मैं 2L अलग कर लेता हूँ, बताओ कोई दिक्कत हो? नहीं है। और बचा क्या फिर यहाँ पर 2R, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं फिर हम, ये एक काम करते हैं, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, अभी नहीं करते थे, अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं KQ 4RL अपॉन। अब देखो ये जो डाइपोल था इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2L। ये आपका प्लस Q है और ये क्या है माइनस Q, ये इसका सेंटर है। अब इसके सेंटर से कहीं R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, मतलब बताऊंगा मैं तुम्हें, वैसे ऐसे ही है, ऐसे नहीं है, मतलब ये है यहीं पर कहीं, जगह नहीं थी वहाँ, ठीक है। अब आप ये बताओ, मैं कह रहा हूँ ये बहुत छोटा है जी, तो ये जो 2L होता है ये बहुत बहुत छोटा होता है R से, R के कंपैरिजन में। तो जब 2L बहुत छोटा है तो L तो और भी छोटा होगा, तो फिर L स्क्वायर और भी छोटा होगा। हाँ तो बहुत जल्दी कर दिया, आप समझा दें मुझे जरा। यही तो सारी बात चल रही है। ये बेटे जैसे तू यहाँ धोखा दे रहा है ना, ऐसी तो तू मुझे लाइफ में, जब भी तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम इस दुनिया में मतलब बहुत गंदे कैरेक्टर वाले आदमी बन जाओगे, मतलब, और तुम उस इंसान को धोखा दोगे जिससे तुमने बहुत ज़्यादा वादे प्रोमिसेस एंड पता नहीं क्या क्या कर रखा होगा। मतलब अपने साथ भी तो ऐसे ही करते हो, अपने साथ प्रॉमिस करा दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी का, दुनिया में सबसे अमीर आदमी मैं, दुनिया में सबसे बड़ा घर मेरा, सब कुछ, सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे बढ़िया फिजिकल हेल्थ मेरी, गंदा खाना मैं नहीं खाऊंगा, सारी डेस्टिनेशन पे मैं घूमूंगा, सबसे अच्छे कपड़े मैं पहनूंगा। लेकिन इन सबको पाने के लिए जब करनी पड़ी मेहनत, ना यार लड़की नहीं चलेगी, टू व्हीलर साइकिल भी सही है, फिजिकल हेल्थ बन जाएगी। अरे जाना, अब घर से बाहर जाना जरूरी है क्या? गाड़ी तो 2 पहियों की भी होगा। हाँ, दोस्त ही मांग लेंगे, चाचा की गाड़ी अपनी गाड़ी तो सही बात है, भैया की अपनी तो। भाई मैं ये नहीं कह रहा, अगर सपना देखा है, अगर मन से कुछ आ रही है ना आवाज कि यार ये होना चाहिए, तो उसकी वो देखो कि क्या कैसे पाया जाएगा, और उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर उससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा देन फिर उसके लिए जाना चाहिए आपको, और पूरी ताकत से जाना चाहिए, ठीक है। इतनी ताकत से जाना चाहिए कि अगर वो ना मिले तो तुम्हें ये लगे हाँ मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी इसे पाने की, ये कुछ ऊंची चीज है भाई, ये मेरी नहीं थी औकात, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि जैसे विराट कोहली खेल रहा है, ऐसे मैं नहीं खेल सकता, तो मैं मानता हूँ भाई मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता फालतू की। या अब मेरे जैसे लोग क्या कहते हैं तुम्हें, यार मैं बहुत बड़े खेल करूँ था, अगर मुझे सारी फैसिलिटीज मिलती तो हो गया ना, फिर ये तो जिंदगी भर का दुख पाल लिया ना मैंने। अगर मैं एक बार वहां तमीज से मेहनत कर देता, जब मुझे लग रहा था तो मुझे छोड़ देनी चाहिए थी पढ़ाई उड़ाई सब, और मुझे अंधा भागना चाहिए था उसके पीछे, क्या मैं बर्बाद ही हो जाता। बट मुझे ये अफसोस नहीं होता कि हाँ मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, फिर या तो मुझे ये हासिल होता, वो रिस्क नहीं लेना चाहता इंसान लाइफ में, वो कह रहा है पूरा बर्बाद होने से अच्छा तो, और फिर इसमें मजा है अलग अपना ये कहने में कि मैं तो ये भी बन सकता था, मैं तो ये भी बन सकता था। सही बात। तो आगे फिर घूम फिर के वही वाली बात जो भी थोड़ी देर पहले, ये पर्सनल मैटर है, तो इसे लोगों के सामने कहने की क्या जरूरत है। हाँ जब लोग कुछ आपको इस एहसास दिला देते हैं कि वे तुम्हारा ही कोई हिस्सा है, तो तब ऐसे कमजोर पलों में मेरे जैसा आदमी भी अपनी कोई बात बता देता है, यार मैं ये बनना चाहता था या मैं ये होना चाहता था, डिपेंड करता है ना। तो जब किसी को एहसास दिलाओ तो फिर वही वाली बात आ गई, अब तुमने दूसरे को एहसास दिला दे तुम उसके, तो फिर होल्ड करके रखो, तुम्हें शक्ति होनी चाहिए कि तुम उसके बने रहो। ऐसा ना हो कि फिर किसी दिन चौराहे पे खड़े होकर उसकी मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि जिस बात की तुम उसकी मजाक उड़ा रहे हो ना, वो उसने अपने कमजोर पल में बताई थी, ताकत वाले पल में तुम उसके मन से वो बात नहीं निकलवा सकते थे। तुमने उसे एहसास दिलवाया कि मैं तेरा ही कोई हिस्सा हूँ, मतलब, और उसने किसी और से नहीं बताई वो बात, उसने अपने ही किसी हिस्से से वो बात शेयर करी। और तुम, लेकिन दुनिया क्या कर रही है, दुनिया की ये तो इसे तो कहते हैं चालाकपना, मतलब वो तुम्हारे पेट में घुसेगी, तुम्हारे पेट में से वो बात निकाल लेगी, और उसके बाद फिर उसकी लैंग्वेज बदल जाएगी, फिर उसका तुमसे मैं तुम्हें, मतलब तुम ऐसा सीख सकते हो यार, तुम मतलब डरो मत, तुम्हें खुद ऊंचाई आदमी पसंद आएगा फिर दुनिया में। फिर जो छल्लापंदी चल रही ना सोसाइटी में,
नहीं जाओगे इसके चक्कर में। तुम्हारी कोई फिजिकल नीड है, तुम उसे कैसे भी पूरा कर सकते हो, उसके लिए तो बहुत इंतजाम है। तुम क्यों अपना पूरा मतलब पूरा सिस्टम दांव पे क्यों लगाओगे किसी चीज़ के लिए? ठीक है। और फिर ऊंचे की यात्रा करो, मतलब अब तो और आसान होता चला जाएगा जैसे जैसे नॉलेज आती चली जाएगी। ठीक है। और फिर जो उम्मीद दूसरे से कर रहे हो अपने आप भी होनी चाहिए। तो बेटा एल स्क्वायर भी बहुत छोटा होता है कंपैरिजन टू आर, ठीक है ना। तो इसलिए हम फिर एल स्क्वायर इतना छोटा हो जा, हाँ अभी तो साबित भी करना है भाई। हाँ जी भैया आप बता रहे थे ना, मैंने कहा कि 2L इससे बहुत छोटा है, ये तो देख के डायग्राम से लग रहा है। तो फिर L छोटा होगा, तो ये तो ऐसा हमारा ये दुगना, तो फिर ये से छोटा तो होगा ही होगा, और छोटा होगा इससे। ठीक है। तो एल स्क्वायर छोटा कैसे होगा? एल से बड़ा होगा, एल स्क्वायर एल से बड़ा होगा, और एल इससे क्या है? छोटा। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ इनके मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एल अगर आर से बहुत छोटा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि एल स्क्वायर और भी छोटा होगा। क्या ये बात और भी छोटा नहीं होगा, बस छोटा होगा। अच्छा, मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ कि एल छोटा है आर से और एल स्क्वायर इतना, मतलब जितना इनके बीच में डिफरेंस है उतना ही छोटा होगा या उससे ज़्यादा होगा? उससे थोड़ा कम होगा। उससे थोड़ा कम होगा। और मैं क्या कह रहा हूँ, उससे बहुत बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तुमने कहा हाँ, तुमने मेरी बात को तो हाँ करा था, तो अब मुझे साबित करके दिखाओ। तो इसमें क्या दिक्कत है? एक नंबर ले लो 2 और इसे छोटा ले लो, या फिर एक 0.2 ले लो एक नंबर, और इधर क्या ले लो 2। बताओ 0.2 2 से छोटा है या नहीं, या मैं कह दूँ बहुत छोटा है या नहीं। अब मैं कह रहा हूँ 0.2 का जो स्क्वायर होगा वो और भी छोटा होगा 2 से, तो अब इसे सॉल्व कर लो। 0.2 का आंसर क्या होता है? 0.04। अब बताए एक तरफ 0.2 और एक 0.04 है, ये 10th प्लेस तक है और ये 100th प्लेस पर है, तो बता और छोटा होगा या नहीं होगा? ये तो इससे 100 गुना छोटा हो गया। हुआ नहीं हुआ? अब आई बात समझ में? 5वीं क्लास का मैथ है, पर गलती उसकी भी ना 5वीं क्लास में ना बच्चा ऐसा पढ़ना चाहता और ना टीचर उसे ऐसा पढ़ाते भाई। उसको ऐसे कंपेयर करके नहीं पढ़ाते। ये इनवर्स डायरेक्ट वाला जब मैं फ्रैक्शन में बच्चों को फ्रैक्शन में पढ़ा दूँ ना, अभी पिटे नहीं, आज वो पिटे तुम्हारे भाई वगैरह भी सब पिटे हुए, ऊंची उड़ान में है भाई वे। और वो उड़ान उनकी अगर कोई बंद कर सका है ना तो वे घर वाले कर सके हैं। तो एक घड़ा मार रोज चाहिए भैया उन्हें। पर हम आजकल तो फैशन चल गया बच्चों को पालने का अलग ही तरीके से। बहुत कम आता अरे वाह बताओ, पूरे 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 उसमें मतलब को तुम देखोगे बहुत छोटे से पार्ट्स हैं, मतलब पृथ्वी के जहाँ पे लड़ाई नहीं चल रही है ना, हर जगह लड़ाई चल रही है। और कोई डंडा मार देना हाथ पे हमारे तो हाथ टूट जाए। और डंडा वंडे की तो छोड़ दो, हम भाग नहीं सकते भाई 10 किलोमीटर। तो बताओ कि ये और अमेरिका में चले जाओ तुम, स्पोर्ट्स कॉलेज है वहाँ पे, वो सबसे पहले कोई किताब सब्जेक्ट चूज ना करते, पहले स्पोर्ट्स चूज करें, कंपलसरी है उनके स्कूल में। स्पोर्ट्स में बहुत पैसा खर्च करते हैं वो लोग, कि उनको इनसे इन घटियाओं को तो समझ में आ रही है कि तुम आईआईटी इंजीनियर बनोगे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ है ना, जाओगे थोड़े। हाँ स्कोप भी नहीं, खुला पड़ा है उसका लॉक खुला पड़ा। हाँ तो ये बेवकूफ द्वारा आएगी। चलो ये आगे समझ में आते हैं। अब यहाँ पढ़ने में और जगह पढ़ने में तुम्हें ये अंतर है कि पुष्कर ने जैसे हाँ हाँ करी, तो पुष्कर या ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं बहुत बड़े बड़े रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ते हैं, जब वहाँ टीचर तो ये सोच के चल ही रहा है, और अगर तुमने एक बार वहाँ पूछ लिया ना तो क्या ये तुम्हें ही नहीं पता, इसलिए उन्हें 4-5 साल लगते हैं एग्जाम, या फिर वो छोड़ देते हैं, ये छोड़ मेरे बस का ना, आपके बस का तो है। ये है सारी कहानी। चलिए भैया KQ4R, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा फिर, कौन बहुत छोटा है? एल स्क्वायर बहुत बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 0। कितना मान लेंगे इसे? 0। तो यहाँ पर जो है एल स्क्वायर इसको क्या मान लेंगे हम? 0। तो आर स्क्वायर -0 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका KQ4RL अपॉन R की पावर 4। बताओ कोई दिक्कत होगा? नहीं। तो इस ई को मैं क्या लिख सकता हूँ? KQ, ये R से ये R कट के यहाँ क्या आ जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 4L अपॉन RQ। बताओ यहाँ तक समझ में आया? तो मैं लिख सकता हूँ कि E इक्वल्स टू 4Q4L अपॉन RQ, और अब मैं इसे लिख दूंगा अच्छा 4 2 वाली K, तो KQ इंटू 2L इंटू 2 अपॉन RQ। बताओ ये समझ में आया नहीं? अभी मैंने डाइपोल पढ़ाया था, तो एक और चीज़ पढ़ेंगे हम, डाइपोल मूवमेंट।
डाइपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट करा जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फॉर्मूला होता है कि जो डाइपोल हम बनाते हैं प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से, ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से जो हम बनाते हैं और इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है 12। तो डाइपोल होता है आइदर चार्ज, दोनों में से, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बस ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज, जिसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। और ये क्या होता है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? या फिर कह दो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। डाइपोल का डायरेक्शन ये होता है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी बताओ? पर गुलाम। गुलाम मीटर। पर गुलाम कैसे होगी भाई? देख, फिर तूने भी तो यही वाला काम करा, कुछ भी बोल दिया। कुछ भी नहीं बोलना है मेरे भाई, हर बात का। अभी देख, उसने एक बात गलत बोली थी, बट उसने किसी चीज़ से रिलेट करके बोली थी, मैंने अप्रिशिएट करा उसे। तू कह रहा R+L है, ये बड़ा है इसलिए बड़ा है, चल यहाँ तक ठीक है, क्योंकि उससे इसे वहां से सही तक पहुंचना इसी के लिए आसान है कि खुद भी पहुंच जाएगा, मेरी जरूरत नहीं है वहां पे से। लेकिन जब ये तुक्का मारने लगे वहां, तो फिर तुझे टीचर भी ना पहुंचा, वो तू कहते मैं तो मानता तेरी बात। समझ रहा ना? ऐसा यूनिट की बात करी, कितना सिखाया ऐसा यूनिट हमने? ये Q है तो कुलाम, और ये 2L है तो 2 की तो कोई यूनिट होती नहीं, L की मीटर तो कुलाम मीटर इसकी यूनिट हो गई। अब डायमेंशन बता दे तो मेरे भाई। हाँ बस, अब तो रट गए तुम। 80 कोई बात नहीं, तो जल्दी सीखना यहाँ से भी तो कुछ सीखते हो, हार तक हो यही नहीं, सीखता है जीतता है, जीवन में यही होता है। लेकिन उसके लिए स्वस्थ आत्मा होनी जरूरी है, बहुत स्वस्थ, बहुत पवित्र आत्मा। फिर तुम अपना बहुत आगे बढ़ोगे। और पता, तुम एक दिन आने वाला है, अगर तुम मुझे फॉलो करते चले गए ना, तो एक कुर्सी होगी, ठीक है ना, एक टेबल होगी, और तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हारे अंदर से फुहारे निकल रहे होंगे, मतलब ना तुम्हें शराब की जरूरत, ना तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत। मेरे मतलब, मैं तुम्हें, चलो वो कमज़ोर बल सा ही लग रहा है मुझे, मैं बताऊँ, मेरे अंदर से मतलब रोम रोम खुश हो जाता है मेरा, कभी कभी बहुत फुहारे से उठते हैं, मतलब अंदर मज़ा से ही आ जा। चलो आगे बढ़ते हैं। पानी एक पैक। हो गया है जी। तो इसे और ऐसे लिख सकते हैं M0LTA, ऐसे लिख सकते हैं MLTA, M0LTA, ये हो गया। ठीक है, अब बस ये देखो, यहाँ जो ये आया था आंसर तुम्हारा, क्या कहते हैं इसको, अब क्या करोगे इसमें बताओ? बस अब लिखोगे ऐसा कि E = 2KQ × 2L, इसे अलग लिख लोगे, और नीचे क्या है ये R3। अब यहाँ लिखोगे कि बट P = Q × 2L, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2KP अपॉन R3। बताओ समझ में आया? तो E = या फिर इसे ऐसे लिख लोगे, K का मतलब क्या होता है? 1/4 2P अपॉन R3। बताओ यहाँ तक समझ में आया? जी, सब समझ में आ गया? अब देखो एक और मजे, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। क्लियर हुई बात है? पक्का? आगे लेके चलो। तो मैंने सब बता देता हूँ। यहाँ तक सब क्लियर हुआ आपका? जी। अब उसमें तुम्हें दो बातें बतानी है। एक तो पहले इसी के आगे बढ़ते हैं। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा, बीच में मैंने बता भी दिया था धोखे से तुम्हें, बट फिर भी नहीं पूछा, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है आपका +Q, यहाँ क्या है -Q, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है 2L, और ये है इसका डिस्टेंस, वो सॉरी सेंटर। मैंने कहा इस डाइपोल से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, तो तुम R डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, भाई ये R डिस्टेंस हो सकता है, और R डिस्टेंस ऐसे भी तो हो सकता है यहाँ जी। इन दोनों में क्या फ़र्क है?
ये तो हम डाइपोल के ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एक एक्स एक्सिस होती है और एक क्या होती है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो ई निकालोगे डाइपोल की वजह से, उसे कहते हैं हम इक्विटोरियल, नहीं एक्सियल, एक्सियल कहते हैं। हाँ ई एक्सियल जो हमने निकाला, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल, ये निकाला। और ये 90 डिग्री पर जो होता है इसे कहते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। बताओ यहाँ तक समझ में आया? तो अभी हमने क्या निकाला है, एक्सियल निकाला है। ठीक है, कितना आया हमारा ई एक्सियल, ई एक्सियल, एक्सियल। स्पेलिंग बार बार क्यों गलत कर रहा हूँ मैं? ई एक्सियल ड्यू टू डाइपोल, कितना निकालना? 1/4 यहाँ तक सब समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ से एक बात और दिख रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। जो डिस्टेंस होगा उसकी आर क्यूब पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसा हो, मतलब इसका ग्राफ पूछने लगे अगर वो आपसे, ठीक है ना, कि अब आर पे डिपेंड करेगा तो आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, चेंज, और ई मिलेगा। तो एक तरफ तो हम क्या लेंगे ई, और एक तरफ क्या लेंगे हम आर। बताओ तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? डिनोमिनेटर में क्या है ये, तो इसके लिए क्या करो तुम, ऐसे ले लो y = 1/x³, ऐसे ही आएगा। और एक तरफ x लिख लेंगे और एक तरफ क्या लिख लेंगे हम, y। नहीं गलत कर दिया ना, हाँ सही तो है। हाँ, तो अब बताओ क्या लूँ पहली वैल्यू, 1 ही ले लेता हूँ। अगर ये 1 होगा तो 1 का क्यूब भी कितना होगा, 1। अब 2 ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/8, और 3 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 1/27। ठीक है, और 4 लूँगा तो कितना हो जाएगा, 1/64। अभी ना प्लॉट कैसे करोगे वो देखो। तो 0 ये 1 है, तो 1 पर 1 होगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ये जो 1/8 है ये 1 से भी छोटा है, और 1/27 उससे भी छोटा है, तो 1 तुम बहुत ऊपर मान लो, मतलब यहाँ मान लो। ठीक है ना, तो हाँ ये 1 है, तो 1 पर 1। अब ये 2 है, और 2 पर क्या होगा, 1/8। 1 से तो छोटा होगा, 8 इससे छोटा होगा, और मैं अगर 1 से इसे डिवाइड करूँ तो कितना होगा, 0, 8 × 8 125 होगा। कितना होगा, 0.125। तो मान लो यहाँ आएगा, 3 पे और छोटा हो जाएगा, 4 पे और छोटा, तो आपको लग रहा है ऐसे आएगा। ठीक है, बस ये इसका ग्राफ बन गया। तो ई और ई एक्सियल, ई और आर का जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, है ना। मतलब इससे मिलेगा नहीं, मतलब और छोटा। और एक्यूरेट ग्राफ के लिए तुम्हें क्या करना है, इसे मैंने बता ही दिया, तुम प्लॉट कर लेना इसको। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वैल्यू प्लॉट कर लेना बिल्कुल। और मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें, तो मैंने एक तरीका निकाला था इसे बताने का, मैं भूल रहा हूँ इस समय। जैसे 0.125 निकाल दिया तो फिर 5 आएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 1/5। अगर मैं इसके 8 हिस्से कर देता, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी यहाँ होता। ठीक है ना, तो अगर पहली वैल्यू यहाँ होती तो दूसरी वैल्यू कहाँ होती, यहाँ। तो इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बनेगा, देखो मैं बताऊँ, थोड़ा ऊपर से, जितनी ऊपर से लोगे उतना, तो एकदम से नीचे आएगा और फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे बनाना, समझ गए। 1/x² के उसमें और उसमें फ़र्क नहीं होगा। और घर पर जाकर ये दोनों ग्राफ बनाना है, x³ वाला भी बनाना 1/, और 1/x² वाला भी बनाना, और 1/x वाला भी। तो इनमें अंतर मुझे जो लग रहा है अभी से पता है वो क्या लग रहा है, वो ऐसे लग रहा है, ये किसका वाला होगा, x² वाला, और ये किसका होगा, x वाला। ये 1/x वाला ग्राफ होगा, बना कर देखना, मेरी मत मानो। ये 1/x³ और ये 1/x³। अभी जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, मैं वहाँ ये दोबारा पढ़ाऊँगा, वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसे, तो वहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा है, मतलब वहाँ पे एग्जाम्पल एक बार बनाना पड़ता है, मतलब बाकी टीचर तो इसे ऐसे ही बना के छोड़ देते हैं, मतलब। और जब तक अपनी वैल्यू उसके साथ नहीं करोगे ना, तो छपेगी नहीं चीज़ें। जैसे अभी वो अब तुम्हें कभी नहीं, अब तुम कभी नहीं बताओगे कि, मतलब कभी नहीं डरोगे कि इसमें
और इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है पूछता। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी, अगर न्यूमरेटर सेम है तो। चले आगे। तो अब हमने ई एक्सेल पढ़ लिया है। और ओहो बड़ा, मुझे बड़ा मन कर रहा है ट्यूटोरियल पढ़ाने का है। ई एक्सेल 1/4 2p अपॉन आर क्यू। ठीक है जी। और डायरेक्शन क्या होगा, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। बस अब हम आ गए अगले क्वेश्चन पर। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, प्लस क्यू ए पर, और बी पर क्या है आपका माइनस क्यू, और ये क्या हो गया सेंटर। ठीक है ना, यहाँ से हम गए आर डिस्टेंस। ठीक है ना, आर डिस्टेंस, और यहाँ पर है पॉइंट पी, और कहा भैया यहाँ पे निकालो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। तो कैसे होगा, इसकी वजह से निकलेगा। तो हमें पहले तो ये डिस्टेंस चाहिए, है ना, चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, देखो उसका दिमाग चलने लगा लड़के का। ये कितना था 12, मतलब सही कर रहा है वो काम। ऐसे ही लॉजिकल ब्रेन ऐसे तो डेवलप होता है। ये एल हो गया, ये 90 आर। तो पहले पाइथागोरस से, तो अब पाइथागोरस बच्चों की तरह थोड़े, अब तो डायरेक्ट √r² प्लस l²। लेकिन फिर क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, टाइम भले से लगता है, गलत मत लिखना। ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है AP, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये। ठीक है, अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये पॉजिटिव है तो किस तरफ होगा उसका डायरेक्शन, बाहर की तरफ। ये हो गया आपकी E1, हुई या नहीं हुई। अब इसका आंसर निकालना बहुत आसान है, कितना हो गया 1/4 Q अपॉन r²। r मतलब AP² मतलब इसका स्क्वायर, यानी क्या हो गया r² प्लस l²। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, अलॉन्ग AP इक्वेशन। बस बताओ समझ में आएगा जी। अब देखो कितना बड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं है, अब तुम्हें एकदम ऐसे ही समझ में आ जाएगा। 4/1/4 समझ में आ गया नहीं आ गया, या मैं अलग से लिखूँ इसे, हैं अलग से भी लिख लेते हैं। क्या हो गया, बोलेंगे नहीं ना बच्चे जिन्हें नहीं आएगा। तो 1/4 Q अपॉन r², यानी AP का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 Q अपॉन, अब अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा r² प्लस l²। बस ये हो जाएगा अलॉन्ग AP। ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। अब देखो ये हमें निकालना पड़ेगा। इसे निकालने में क्या है भाई, ये कितना है आपका L, ये R, तो ये भी फिर √r² प्लस l²। ये क्या हो गया आपकी PB, ये दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल। ठीक है, ये निगेटिव है, तो इसकी वजह से जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी टुवर्ड इट होगी या नहीं E2। और E2 का आंसर क्या होगा, E2 का आंसर सेम वही 1/4 Q अपॉन BP², यानी r² प्लस l²। और डायरेक्शन अलॉन्ग P से B की तरफ आएगा ना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जरूर ध्यान से देखो कि E1 का मॉड्यूलस और E2 का मॉड्यूलस क्या है आपस में इक्वल, कितना KQ अपॉन r² प्लस l²। ठीक है, तो और अब हमें क्या देखना है, इन दोनों के बीच में ये एंगल देखना है। ये एंगल हमें पता चल जाए, कोई दिक्कत यहाँ आता है। तो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगाकर हम E इक्वेटोरियल निकाल लेंगे। इक्वेटोरियल ये हम फाइंड कर लेंगे वेक्टर से, दोनों सेम ही है, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। इसके मॉडुलस को E मान लेते हैं। तो अगर हम इसे E मानेंगे और हमें लेकिन हमें ये तो चाहिए ना, ये देखो ये क्या था A B और ये क्या था P। भाई एक वेक्टर तो जा रहा है इस डायरेक्शन में E1 और एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। और ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है इक्वल। तो मैं ये दोनों एंगल को क्या मान लेता हूँ थीटा। तो फिर ये कितना हो जाएगा
तो अब ये कितना है E2 और E1 E2 क्या है आपस में इक्वल। अगर इक्वल ना भी हों तो मैं ई क्यू डॉट मतलब इक्वेटोरियल इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन थीटा कितना है हमारा थीटा सामने आएगा। अब ये सब इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा ई स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा ई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2e स्क्वायर और ये कॉस 2 थीटा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाता है हमारा 2e स्क्वायर 2e स्क्वायर और कॉस 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। दोनों में से 2e स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन 1 प्लस कॉस 2 थीटा आपका आंसर। और अब ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा इंतजार कर रही है। बताओ 1 प्लस 2 कॉस थीटा कितना होगा। 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी इसका आधा। तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इसके ऊपर क्या लग जाएगा अंडर। मान ली तुमने मेरी बात, अभी पता ना तुम्हें प्रैक्टिस छोड़ दी तुमने। 2 दोनों में पेयर तो बाहर ई स्क्वायर का ई बाहर और कॉस का ये थीटा आ जाएगा। और जबकि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी और दोनों के बीच में कितना एंगल है थीटा और ए बी के इक्वल है तो आर की वैल्यू क्या होती थी 2a कॉस थीटा बाई 2। आगे समझ बात नहीं जी। तो अगर ये 2 थीटा होता तो बस यहाँ कितना हो जाएगा फिर ये डायरेक्ट क्या लिख दोगे 2a कॉस थीटा। तो मैंने ये तो लिखा 2a कॉस थीटा। बताओ आगे समझ में नहीं आया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई तुम्हारे पास। तो ई हाँ बिल्कुल मैं भूल ही गया था, मैं खो गया था इसको। तो ई इक्वेटोरियल कितना आ गया आपका 2e cos थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत होता नहीं है। तो फिर अपने ट्रायंगल में आ जाते हैं वापस। ये क्या था आपका ए बी सी सॉरी बी ये 90 ये ओ ये कितना था इसकी जरूरत है ना। ये कितना था आर और ये क्या था थीटा। बताओ कॉस थीटा कितना होगा फिर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है बेस तो ये बेस अपॉन ए पी होगा या नहीं होगा। और ये कितना था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो में से एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट की जगह में से 1/2 लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 2e इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिखूँगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। बताओ कोई दिक्कत नहीं। और ई की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं। तो ये जो ई इक्वेटोरियल निकालना है तो 2 इंटू ई की जगह क्या लिखोगे 1/2 क्यू अपॉन आप ऊपर देख लो भैया हमने तो सॉल्व करा यार 1/4 ये आएगा ना। सेम है ना E1 E2 इसको तो ई माना था हमने तो ये वैल्यू जो रखोगे अब यहाँ पे सही है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस ये हमारा इंतजार देख रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू लिखी ई की और उसके आगे क्या आ रहा है एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। बताओ समझ में। अब ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है सेलेक्ट कर लिया हमने। और ये देखो ये 2l और q क्योंकि मुझे दिख रहा है कि l और 2q क्या बन जाएगा p। अब इसकी पावर कितनी है यहाँ पर 1 इसकी कितनी 1/2 एक और आधे को प्लस करते हैं तो 3/2 बनता है। पता है या नहीं पता सबको पता है नहीं पता तो प्लस कर लेना 1 + 1/2 2 LCM 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2। बताओ समझ में ये हो गया आपका ई का आंसर। या तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ लिखोगे कि बट Q इंटू 2L किसके इक्वल होता है डाइपोल मोमेंट के इक्वल एंड R क्या होता है बहुत बड़ा होता है L से तो देयरफॉर L स्क्वायर तो फिर बहुत ही छोटा होगा किससे R से। तो हम L स्क्वायर को कितना मान लेंगे 0 के इक्वल। तो फिर देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे इसके अंदर 1/4
4 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा P, नीचे आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। बताओ क्लियर हुआ नहीं? जी। और ये हो जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट P, और ये आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P, तो ये स्क्वायर से इससे कट जाएगा, ये आगे हो जाएगा। आया समझ? जी। तो ये E क्या आया? इक्वेटोरियल कितना आ गया ये? 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन Q। और इससे पहले क्या निकाला था हमने? ये एक्सेल कितना था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। ठीक है, तो E एक्सेल इक्वल्स टू, अगर मैं इस 2 को आगे लिख लूँ तो बचेगा क्या? E इक्वेटोरियल। ठीक है ना, इक्वेटोरियल, बस इस पे ही क्वेश्चन आ जाता है। वो ये कह सकता है कि डाइपोल है और E इक्वेटोरियल दे रखा है, एक्सेल निकालो। तो एक बच्चा पूरा फॉर्मूला लगाएगा, एक बच्चा जो है वो ऐसे कर देगा डायरेक्ट, समझ गए? तो E एक्सेल जो होता है वो बड़ा होता है, कितना होता है? वो ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल होता है। समझ गए बात? अब एक बात और समझो, ये डाइपोल है ए बी, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर माइनस Q, ये क्या है? सेंटर। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, ठीक है, R डिस्टेंस, तो मैं इसको कह रहा हूँ एक्सेल, और मैं 90 पर जा रहा हूँ तो उसे क्या कह रहा हूँ? इक्वेटोरियल, R डिस्टेंस पर। लेकिन फिर ये ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं किसी P पॉइंट जो इस डाइपोल से कितना एंगल बना रहा हूँ थीटा, तो मैं यहाँ भी तो E पूछ सकता हूँ ना। तो किसी भी फिर ये तो एक स्पेशल केस होगा एक तरीके से, यानी यहाँ थीटा 0 और यहाँ थीटा कितना? 90। तो जब थीटा 90 होगा, मतलब अब आप समझ रहे हैं इस बात को, ये डाइपोल है और ये आपका सेंटर है। तो अगर मान लो मैं आपसे इस पॉइंट पर पूछ रहा हूँ कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल निकालो, ठीक है, तो फिर इस पॉइंट को इससे मिलाओगे या नहीं मिलाओगे? तो डाइपोल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो अगर ये थीटा कितना होगा? 0, तो वो क्या हो गया? एक्सियल। और अगर ये थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, क्या हो गया? इक्वेटोरियल। तो थीटा पर कितना होगा ये भी फाइंड करा जा सकता है, लेकिन ये CBSE में कोर्स से निकाल दिया है। ठीक है ना, अब ये कोर्स में नहीं है। ठीक है, पढ़ना चाहोगे तो मैं पढ़ा दूँगा तुम्हें, ठीक है ना। ये अगर हमने आगे इसमें से क्वेश्चंस किए तो आप पढ़ा दो हमें भी। हाँ, नहीं क्वेश्चन नहीं है, हम इसे बाद में मतलब पढ़ सकते हैं, भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बाद में पढ़ा दूँ, क्योंकि अभी इसका एग्ज़ाम है ना। अच्छा ठीक। हाँ, इसका एग्ज़ाम है, उसके बाद पढ़ा दूँगा। मेरा जो वो हफ्ता ख़राब हुआ है ना, जब से मेरा वो सुबह के भी साइकिल टूट गई, और फिर एक तुम लोगों की दिक्कत भी तो है ना, फिर इसे स्कूल जाना होता है। बहुत सारे सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि जब तुम्हारे फिट बैठते हैं तो मेरे फिट नहीं बैठते, मेरे फिट ये टीम वर्क है भाई, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो बाद में करेंगे इसे, अभी फ़िलहाल बस इतना ही बहुत है कि हमने कर लिया। बीच में मैंने तुम्हें, हाँ एक और चीज़ है कि अगर ये डाइपोल है तुम्हारा A और B, और यहाँ पर क्या है? प्लस Q, और यहाँ पर क्या है? माइनस Q, और ये क्या है? सेंटर। और वो सेंटर पे पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, बताओ कितनी आएगी, कैलकुलेट करें। तो ये प्लस है तो इससे इधर जाएगी तो ये E1 हो जाएगी, और इधर चलेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? E2 हो जाएगी। तो E1 कितना होगा आपका? K Q अपॉन R स्क्वायर यानी L स्क्वायर। E2 कितना होगा आपका? K Q अपॉन L स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इनके बीच में कितना एंगल है? 180। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? प्लस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या करेंगे ना? प्लस करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात देखो तुम, मैंने गलती कर दी है। हाँ भाई, मैंने गलती कर दी, डायरेक्शन ज़्यादा एक्साइटमेंट कर दिया। अच्छा ऐसा जा पाएगा मामला, चलो तो फिर दूसरा पेन ले लेते हैं। देखो ये पॉजिटिव है तो इसकी इसलिए दूर जाएगा, नेगेटिव है तो इसकी भी तो साइड में ही जाएगा ना। तो E1 और E2 दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे की तरफ ही होंगे, सेम डायरेक्शन होगा। तो E कितना हो जाएगा फिर? 2K Q अपॉन R स्क्वायर। समझ गए?
के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q/L²। आगे समझ में नहीं? जी। ये पूरे डाइपोल के सेंटर पे हो गए। तो हम 3 प्लेस पे इंपॉर्टेंट पढ़ चुके हैं। एक सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा एक्सियल पर, और तीसरा इक्वेटोरियल। समझ गए? यहाँ थीटा मतलब 0 और यहाँ थीटा 90 90 डिग्री। डिग्री, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल। क्लियर हुआ? जी। बाकी डाइपोल मोमेंट तो आगे तो समझ में क्या था। डाइपोल मोमेंट बता देता ना। जी। ठीक है, चलो। यहाँ तक समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब ये कह रहा है तुमसे कि अगर मैं तुमसे P यानी डाइपोल मोमेंट और E एक्सियल इनके बीच का एंगल पूछूं, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड E एक्सियल, ये पूछ रहा है, निकाल लो। तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले मुझे डाइपोल बनाना पड़ेगा। ये मेरा डाइपोल हो गया। यहाँ पर मेरा प्लस Q रखा हुआ है और यहाँ पर माइनस Q सेंटर। ठीक है जी। तो ये L हो गया और ये भी कितना हो गया आपका L। फिर यहाँ से इसी लाइन पर आगे चलेंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है। तो इसमें प्लस वाले से अभी ये E1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा E। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। दोनों में बड़ा कौन है बताओ? E2 में और E1 अभी तो कराई है पीछे हमने। बताओ नेट E निकालना है एक्सेल पर, तो कौन बड़ा होगा बताओ? देखो अगर इसके E2 निकालोगे तो E2 तो इसकी वजह से निकालोगे। यहाँ से लगाकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R। ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा R में, ये L प्लस हो जाएगा, तो ये R प्लस L हो जाएगा। और ये क्या है L और ये R, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा R माइनस L। तो ये R माइनस L इसके डिनोमिनेटर में आएगा। ये छोटा है तो यानी ये बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा होगा तो जब ये डाइपोल है आपका A B और आगे चले तो यहाँ ये पॉइंट P है, तो इस प्लस Q और इस माइनस Q की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने वाली है नेट, जिसे मैं E एक्सियल बोलूँगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? ये होगा या नहीं होगा? जी। होगा। हाँ। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? डाइपोल का पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इससे इस तरफ, तो यानी उसका डायरेक्शन ये होगा। ये किसका डायरेक्शन होगा? डाइपोल का। तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इसी आंसर हो गया। लेकिन ये गलत क्यों बता रहा है? सो द एंगल बिटवीन E एक्सियल एंड P इज 0 बता रहा है। हमने कहाँ गलती कर दी अब? E2 इज ग्रेटर देन E1। हाँ, E2 इज ग्रेटर देन E1, तो E इज इन द डायरेक्शन ऑफ A B। अच्छा, इसकी ये मेरा वाला नहीं, हमने इसने नेगेटिव इधर ले रखा है, पॉजिटिव इधर ले रखा है, और हमने क्या कर रखा है? नेगेटिव इधर। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा, है ना? डाइपोल का डायरेक्शन वो चेंज हो सकता है डिस्टेंस चेंज होने की वजह से। नहीं, आंसर तो सही है। इक्वेटोरियल में 180 है और इसमें कितना है? इसमें 0 है, एक्सेल पर 0 है। पहले तो पॉजिटिव लेते हैं और मुझसे गलती हो गई, पहले नेगेटिव लेते हैं। ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लेना। मुझे ध्यान तो सही आ रहा है। एनसीईआरटी में किसी बार ये एक स्टैंडर्ड तो है, मतलब कि एक बार जिधर पॉजिटिव लेना शुरू कर, मतलब जिधर लेना शुरू कर दिया, तो अभी कोई रॉकेट साइंस मत लगाओ, बस ऐसे कर दो कि हम पहले क्या लेंगे, मतलब A B, पहले क्या लेंगे? नेगेटिव, और फिर क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो हमने तो कॉन्सेप्ट से समझा, हमें क्या दिक्कत हो रही है? तो फिर हम यहाँ से P पॉइंट पर आ जाएंगे। तो अब देखो ये वाला, मतलब ये जो फिर से ये देखो, ये E1 हो गया और ये क्या हो गया? E2। तो E1 बड़ा होगा,
तो इवन का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से अपोजिट इस डायरेक्शन में होगा। तो फिर ये इसी डायरेक्शन में क्या आएगी आपकी, ई एक्सियल आएगा, और बात तो भी वही हो जाएगी, है ना भाई। और उसका मूवमेंट, डायपोल का होगा positive से डायपोल का negative। मूवमेंट, डायपोल का मूवमेंट हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव से नेगेटिव। वही उल्टा पड़ गया हमने, बस और कुछ नहीं, क्योंकि डायपोल का छूट गया था हमसे, तो मैंने तुम्हें बिना उसके पढ़ा दिया था। डायपोल डायरेक्शन ई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो बात तो फिर भी रहेगी, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो इधर ही तो चलेंगे, तो आंसर तो अब भी 180 आएगा इस उसे नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है चलो, ई एक्सेल इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, पी इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी कैसे हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में लिखा ना हमने पीछे, है ना। लाओ तो फिर मुझे वो यूज़ कर लेता हूँ मैं, महाराज गूगल पे जाइए, मार्गदर्शन करें हमारा, क्या क्या करा जाएगा, क्या लिखा जाएगा इसमें, बुक का नाम है कंसेप्ट, ओह बुक का नाम बुक से चेक करना मेरी, ए या फिर गूगल। ओह ना पूरी परमिशन ले ली, कौन ये कर इधर, हो गया। कल को 7 तारीख। फाइंड द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल। कनेक्टेड ना गया है तो क्लिक जीरो आ रहा है। थक गया इसका मतलब, मुझे तो ऐसा लग रहा है एक्सेल उल्टा पड़ रहा है। नहीं नहीं कुछ भी गलत ना पड़ रहा है, रुक जा, थोड़ा सा दिमाग चल गया इस टाइम, बहुत देर हो गई पढ़ाते पढ़ाते, पूरा दिन भी मेहनत ही कर रहे थे ना। तू तो होशियार ही बन गया, हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, हम ऐसे करना पड़ रहा है ये व्हाट इज इट, ओहो पूरा ही मजे लेगा ये भी। अरे मैंने ऑन ना कर दे, बातें सुनो साले। ऐसे ऊपर आया है तुम लगता है ये, कब से कर दी मैंने टर्न ऑफ। दिमाग में पॉजिटिव से नेगेटिव का ना कैसा आइडिया निकल नहीं रहा। चलो तो हमने क्या गलती कर दी, अभी फ़िलहाल बस यही चेंज कर लो कि जो डाइपोल मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए बस इसीलिए फिर नेगेटिव पहले लेंगे, यहीं कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। अभी इस मान्यता से काम चल सकता है, बाकी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अब आगे समझ में, तो पहले माइनस क्यू लिया जाएगा, फिर प्लस क्यू, पीछे से सही कर लेना सारे, फिर बस इतना ही अंतर करके फिर सारे थोड़े से सही कर लेना, ठीक है ना। तो जो अभी हमने एक्सेल वाला इधर आया था ना, वो इधर की तरफ आएगा, मैं दोनों द्वारा पढ़ा देता हूँ, मतलब वैसे नहीं पढ़ाऊँगा, प्रूफ करके। तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ठीक है ना। और यहाँ हम आगे यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, पी डिस्टेंस, यानी आर डिस्टेंस पर जा रहे हैं। तो अब ये बताओ मुझे कि अगर मैं, ये ए है और ये क्या है आपका बी, तो ये माइनस है तो इसकी तरफ आएगा ये E1, और इसकी तरफ क्या आएगा E2, और E2 का डिनोमिनेटर देखो, यहाँ से यहाँ, ये E1 के लिए कितना हो जाएगा R प्लस L, और ये इसके लिए ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा R माइनस L, ठीक है ना, ये यहाँ तक, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या होगा, बड़ा होगा,
तो इसी के डायरेक्शन में क्या होगा फिर ई एक्सियल होगा, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जी। 0 अब दूसरा देख लो, तो दूसरा क्या था, ये ए है, ये बी है, यहाँ नेगेटिव लेंगे और यहाँ क्या लेंगे, पॉजिटिव। इनका सेंटर क्या लेंगे, ओ, ये कितना हो जाएगा एल, ये कितना हो जाएगा एल, और फिर यहाँ से आर डिस्टेंस, ठीक है ना, ये कोई आर डिस्टेंस है, तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, E1 इसकी तरफ होगा इधर, और ये पॉजिटिव है तो ये इससे दूर होगा E2। बस ये होगा, वो डायग्राम इधर बन रहा था इधर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इनकी दोनों की वजह से जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा या नहीं आएगा, ये आपकी इक्वेटोरियल हो गई, ठीक है। और ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आपका डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ये तो दोनों वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, मैंने बताया था वेक्टर शिफ्ट हो सकते हैं, तो इसे उठा के यहाँ रख देना, तो ई इधर आएगा, ये ई एक्सेल इधर आएगा और पी किधर आएगा इधर, दोनों के बीच में एंगल कर लो वैसे पक्का। ये अभी करना नहीं है हमें, ये तुम बाद में सिखा दूंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसे देखो, वो तो नहीं हार गए हिम्मत उम्मत।